सब लोग हमारे बीच में जो भी वक्ता हैं, अगर उनसे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो हमेशा की तरह आप चैट बॉक्स में प्लीज उसको डालिएगा और जब क्वेश्चन सेशन होगा उस समय हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को लेंगे। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए आग्रह करूंगा कि आज के वक्ता अपना प्रेजेंटेशन आरंभ करें। मानसी जी, मैंने अलाउड कर दिया है आपको और आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल द रिस्पेक्टेड वैद्यगणा जो हमारे यहाँ आज प्रेजेंट उपस्थित हैं, और डॉक्टर योगेश कुमार पांडे सर के गाइडेंस के अंदर, पेरिनियल गाइडेंस के अंदर, उनका कांस्टेंट सपोर्ट, उनकी कांस्टेंट मोटिवेशन के अंडर जो है वो आज मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करूँगी। और थैंक यू सुरेंद्र चौधरी सर एंड विश्व आयुर्वेद परिषद जो ये मंच हमें आज जो है प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच। I hope I am audible and my screen is visible to everyone. Yes. तो आज का जो टॉपिक है वो है कोविड-19 ट्रीटमेंट, इनके कंसेप्चुअल इंसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस। जिस हॉस्पिटल से हम बिलोंग करते हैं वो चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नजफगढ़ में खेरा डाबर जो है जगह, वहाँ पे जो है प्रेजेंट है। ये दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के अंडर हॉस्पिटल प्रमाणित है। तो 2020 में हम लोग को वी स्टार्टेड द कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन द ईयर 2020 in our hospital. Initially, the aim was not to do anything revolutionary. Our initial aim was to contribute to society through means of Ayurveda and to establish the relevance of Ayurveda in management of COVID-19 whatsoever was possible. Initially challenges भी रहे कि most जो challenges थे हमारे वो यही थे कि get the approval to treat a novel infectious pandemic through Ayurveda. To make a uniform treatment protocol with good proven scientific profile, which is apt for all patient types, irrespective of their age group, their comorbidities, and it should stand the scrutiny of all the reasons. तो जब अप्रूवल मिला तो इनिशियली अवर कोविड सेंटर वाज 170 बेडेड एंड जिसमें 20 ऑक्सीजन बेड्स भी थे। हॉस्पिटल में 3 जोन्स वर डिवाइडेड। पहला एक एडमिनिस्ट्रेशन जोन, सेकंड जो था लॉजिस्टिक जोन एंड थर्ड वाज द एक्टिव कोविड एरिया जोन। एडमिनिस्ट्रेशन जोन जो है इट वाज एंड इट स्टिल इज द बैकबोन ऑफ द होल जो हमारा स्ट्रक्चर है। उस पे वहाँ से जो मतलब गाइडेंस रहेंगी, क्या प्रोटोकॉल रहेंगे, टाइम कैसे असेसमेंट होगा, वेल डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्टिन्यूअस जो है मतलब गाइडलाइंस कैसे मैनेज करना है पेशेंट्स को, ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है इट हैज़ बीन अ बैकबोन थ्रू आउट। सेकेंड जो है पार्ट आता है लॉजिस्टिक जोन का, जो स्टोर रूम, कंट्रोल रूम एंड कम्युनिकेशन रूम। स्टोर रूम बेसिकली जितने भी मटेरियल, पेन से लेके पीपीई और जो SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर है, सब A to Z सारी चीज जो है ड्यूटी स्टाफ तक पहुंचाना, उनकी जो स्टोर मतलब एक स्टोर बना के रखना, तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ स्टोर रूम। स्टोर रूम से जो है डायरेक्ट कंट्रोल रूम टच में रहता है। कंट्रोल रूम की ड्यूटी होती है कि जो एक्टिव कोविड एरिया में डॉक्टर्स एंड जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी डिप्यूटेड हैं उन तक उस सामान को पहुंचाना, और जो मतलब जो फार्मेसी है वहाँ पे एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाएंगी मेडिसिन, वो कंट्रोल रूम के थ्रू जो है मैनेज होती है। तो स्टोर रूम इज देन कनेक्टेड टू द कंट्रोल रूम। देन वी हैव अ कम्युनिकेशन रूम। कम्युनिकेशन रूम का रोल रहता है कि जो एक्टिव कोविड एरिया है हमारा, जो कोविड एरिया में जो भी काम हो रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखना, कि ये जो लिंक है इट शुड नॉट ब्रेक, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी डिसीजंस हैं वो एग्जैक्टली कम्युनिकेट होने चाहिए टू दी ऑन ड्यूटी कोविड डॉक्टर एंड इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट। तो कहीं पे भी कोई ब्रीच ना हो, कहीं भी टाइम लैप्स ना रहे, उसके लिए जो है सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड वे एंड डॉक्यूमेंटेड वे में जो है हॉस्पिटल ने एक जो है पहल की। फिर कोविड एरिया हमारा आता है जो फर्दर सेवरल पार्ट्स में डिवाइडेड है।
पहला एरिया है डॉनिंग एरिया। डॉनिंग एरिया जहाँ पे जो ऑन ड्यूटी स्टाफ है, ऑन ड्यूटी जितने भी ड्यूटी पर्सनल्स हैं, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं। फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए जो वहाँ पे डिप्यूटेड स्टाफ है वो चेक करता है एनी ब्रीच ऑफ, वहाँ पे कहीं जो है सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं है उस पीपीई में। उसके बाद डॉन करने के बाद वी गो टू द एक्टिव एरिया। देन ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद डॉफिंग एरिया होता है, विच इज टोटली सेपरेट जोन फ्रॉम द डॉनिंग एरिया। There is also a triage area in the hospital. Triage area was basically designed कि जो हमारे पास पेशेंट्स आएंगे उनको सीवियरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करने के लिए ट्राइज एरिया वाज डिवाइस्ड। तो ट्राइज एरिया हॉस्पिटल एंट्री गेट जो है पेशेंट्स के लिए उसके जस्ट एडजेसेंट है, ताकि अगर मतलब सीवियरिटी तुरंत जो है इमरजेंसी एडमिशन पे ही हम लोग असेस करें। और ये सीवियरिटी असेसमेंट में कोविड और नॉन कोविड जो भी पेशेंट आता है उसकी असेसमेंट जो है इनिशियल दैट इज नेसेसरी। अगर वो पेशेंट कोविड पेशेंट है तो उसको हम अकॉर्डिंगली जो भी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल हैं उसके तहत एडमिट करके, या जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके तहत उनको हम लोग मैनेजमेंट प्रोवाइड करके वो सेपरेट रहता है। अगर कोई नॉन कोविड पेशेंट्स भी पेशेंट्स आते हैं विद सीवियर सिम्टम्स, तो उनकी सीवियरिटी असेस करना और उनको फर्दर गाइडेंस देना एंड उस पर क्विक उस टाइम एक्शन लेना एंड फर्दर कोर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकता है, देयर टाइमली रेफरल। जब तक उनको रेफरल नहीं मिलता है और जब तक उनको हॉस्पिटल बेड नहीं मिलता है फर्दर दूसरे रेफर्ड एरिया में, तब तक उनकी केयर करना। सो दिस वाज द मेन एम ऑफ द ट्राइज एरिया। देन एक्टिव कोविड वार्ड्स हैं। जो कोविड वार्ड्स हैं वो भी ऑक्सीजन बेड्स एंड नॉन ऑक्सीजन बेड्स, इसमें जो है दो एरियाज में डिवाइडेड है। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, इट हैज बीन कांस्टेंट थ्रू आउट बोथ द वेव्स, इसकी जो इंटेग्रिटी है। देन जो स्टेप्स हमारे संस्थान ने लिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द हेल्थ केयर वर्कर्स, वो क्या रहा कि सेपरेट एंट्री एग्जिट गेट्स फॉर ड्यूटी पर्सनल्स एंड कोविड पेशेंट्स, इट वाज इंश्योर्ड। Institutional block should be separated from the hospital. Repeated infection prevention and control की training was given to all the healthcare workers right before their active COVID duty. In every shift, मतलब every time जब भी COVID duty लगी, चाहे किसी ने पहले IPC training ली हो, हर बार it was repeated for them just right before the COVID duty. Then repeated biomedical waste management training was given to contain the spread of infection. Then regular temperature check of the people of Sansthan is done in institution and hospital block. Infection rate in Sansthan has been negligible in the year 2020. This we are talking about the year 2020. And on-duty infection rate in the second wave has also been less. The on-duty active जो COVID duty कर रहे हैं हमारे duty personals, उनमें भी infection rate even in the second wave has been less. So we have tended the patients of moderate severity, means जिनकी SpO2 greater than or equal to 90%. This is about the first wave. तो जो प्रोटोकॉल मेडिसिन रही हमारी वो थी आमलकी चूर्ण हम देते विद मूंग दाल, नागरादि क्वाथ was designed and संशमनी वटी, these were given. इनके पीछे रैशनल ये रहा कि जो जनपद उद्वंस का काल है उस टाइम में इनिशियली हमने एक फर्स्ट पहल की कि हम आयुर्वेदा के बेसिस पे पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। तो उस टाइम हमें ये देखना था कि कोई ऐसी रसायन औषधि जो इजीली अवेलेबल हो, थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल हो, इन मल्टीपल फॉर्म्स इट शुड बी अवेलेबल, इट शुड नॉट बी कॉस्टली, इट शुड बी एबल, मीन्स यू शुड बी एबल टू गिव इट टू ऑल द पेशेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कोमॉर्बिडिटी। तो ऐसा जब देखा गया तो आमलकी चूर्ण वॉज द फर्स्ट कंटेंडर। तो आमलकी चूर्ण, और फिर हम जैसे देखते हैं चरक संहिता में भी आचार्य चरक जो रसायन अधिकार में पहला अध्याय ही अभी आमलकी से स्टार्ट होता है। तो हरितकी एंड आमलकी इन दोनों को प्रोटोकॉल में होना एक मीन्स इट वाज डिसाइडेड कि इनको प्रोटोकॉल में रखा जाएगा। मूंग दाल के साथ किस लिए दिया गया? जो मुद्गामलकी यूज है इट इज इंडिकेटेड इन ज्वर एंड श्वास जो कि प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स रहे हैं थ्रू आउट द वेव्स, तो उसके लिए हमने आमलकी चूर्ण को दिया। और हिंडसाइट में एक ये भी रीजन था कि उस टाइम
जो विटामिन सी है that was most means commonly prescribed in the contemporary जो modern sciences है वहाँ पे, and मूंग दाल और आमलकी चूर्ण के थ्रू हमने विटामिन एंड प्रोटीन जो सप्लीमेंटेशन है उसको पूरा करने की कोशिश की। सेकेंड रैशनल वॉज कि नागर आदि क्वाथ, तो जो हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उसमें ज्वर एक प्रेडोमिनेंट सिम्टम रहता है, तो हालांकि ये आगंतुक ज्वर है बट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड जब 7 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो निज दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है और कहीं ना कहीं अग्निदुष्टि तो ज्वर में जो है डेफिनेटली होती है। तो उसके लिए दीपन पाचन एक अनुलोमन द्रव्य जो है ये हमने सोचा कि ये जो है क्वाथ एक होना चाहिए। इसके कंटेंट्स रहे बहुत ही सिंपल, शुंठी, हरितकी और गिलोय। ये जो ड्रग्स थे ये तीनों हमारी हॉस्पिटल की इन्वेंट्री में इजीली अवेलेबल था ये क्वाथ, और इट वाज नॉट वेरी कॉस्टली। और अगर ये इन्वेंट्री में इसका स्टॉक अगर ख़त्म भी होता तो जो हमारी फार्मेसी लिंक है IMPCL के थ्रू, उसके थ्रू इसका रीस्टॉक होना इट वाज क्वाइट इजी और इकोनॉमिकल भी था। तो जो संस्थान का बजट था उसमें लीस्ट जो है इस पे इन्वेस्ट करके और मोस्ट टू मोस्ट जो है हम जो हमारे ड्यूटी जो पर्सनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जो PPEs हैं उसमें इन्वेस्ट ताकि करें, ताकि जो बजट है उसका वेल बैलेंस्ड और जस्टिफाइड यूज हो सके। तो इसके लिए ये जो इकोनॉमिकल फॉर्मुलेशंस हैं दिस वाज यूज्ड। संशमनी वटी जो है गिलोय के लिए वो एक तो इसलिए डिवाइस की गई इसमें प्रोटोकॉल में बिकॉज गुड़ुची एक मेथ्य रसायन है, तो एक रसायन का जो ऊपर अगर हमें आमलकी के थ्रू देखें तो एक शारीरिक जो है एस्पेक्ट उस पे भी और एक मानसिक एस्पेक्ट है उस पे भी, दोनों पे जो है हमने एक रसायन औषध हो ये जो है सोचा और ये जो है डिवाइस किया जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इट वाज आल्सो एडेड संशमनी वटी की जो नागर आदि क्वाथ है इसको पोटेंशिएट करने के लिए, इसका जरहर एक्शन भी जो है पोटेंशिएट करने के लिए संशमनी वाज एडेड। इन प्रोटोकॉल मेडिसिन के साथ साथ हैप्पीनेस थेरेपी वाज गिवन टू द पेशेंट्स। इनिशियली हमने देखा ओवरऑल कि जो भी पेशेंट्स आते थे वो काफी ज्यादा डरे हुए होते थे। देयर फियर वाज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल डेंजर। जो एक्चुअल उनका प्रोग्नोसिस रहता था डिजीज का, जो सिम्टोमेटोलॉजी रहती थी उनकी, उसके कंपैरिजन में उनका फियर वाज वेरी मच। तो जो पैनिक ऑफ द न्यू डिजीज था वो रॉन्ग नॉलेज की वजह से मासेस में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। तो इसीलिए जो भी एडमिटेड पेशेंट्स थे उनकी एक उस कोविड-19 डिजीज का एक साइकोलॉजिकल बर्डन कम करना थ्रू द लाफ्टर थेरेपी, थ्रू द इंडक्शन ऑफ हैप्पी हार्मोन्स एंड टू कर्ब द स्ट्रेस इंड्यूसिंग हार्मोन्स, तो हैप्पीनेस थेरेपी वाज डन, जिसमें लाफ्टर थेरेपी होती थी। पेशेंट्स से डेली जो है एक ह्यूमन टच के थ्रू, देखो जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं व्हेन दे गेट एडमिटेड तो उनकी जो भी फैमिली है वो उनसे अलग रहती है। कोई भी अटेंडेंट, कोई भी लव्ड वन या केयर टेकर उनके साथ एडमिट नहीं हो पाते हैं टू टेक देयर केयर, उनकी मेंटल और जो फिजिकल केयर है उसके लिए। जबकि बाकी जो डिजीजेस हैं प्री एरा में नॉन इन्फेक्शियस, उसमें ऐसी दिक्कत नहीं रही। तो दिस सडन चेंज, इसमें जो है साइकोलॉजिकल बर्डन बहुत था पेशेंट्स पे। तो जब इन पर्सन आप अगर किसी पेशेंट की ऐसे केयर करते हैं टू मीन्स उनमें पॉजिटिव एक एनर्जी चैनल करने के लिए यू टेक अ स्टेप, तो इट इंडीड हेल्प्स। और इससे हमने ये भी देखा कि कुछ पेशेंट्स के जो SpO2 लेवल्स है वो भी 4 to 5% तक रेज हुए। एंड ओवरऑल वार्ड में एक कलेक्टिव हैप्पीनेस की वेव रही कि अगर किसी पेशेंट को फिर कोई नीड रहती थी तो उसके साइड वाले जो पेशेंट है दे वर रेडी टू हेल्प हिम, कि अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है फैमिली से एंड ऑल अदर थिंग्स। एक और रीजन जो रहा हैप्पीनेस थेरेपी को इंस्टीट्यूट करने का वो ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जनवरी में ही, इनफैक्ट 2019 में भी था, कि एक हैप्पीनेस थेरेपी का जो उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम उन्होंने मतलब रहा कि हम जितने भी मतलब हॉस्पिटल्स हैं उनमें साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ द डिजीज उसको कम करने के लिए हैप्पीनेस थेरेपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंस्टीट्यूट करेंगे। तो एट दैट टाइम दिल्ली गवर्नमेंट का भी कॉन्फिडेंस विन करने के लिए दिस हैप्पीनेस थेरेपी वाज इंस्टीट्यूटेड। तो दिस वाज द बेसिक प्रोटोकॉल। एट एनी गिवन टाइम जो डिजीज सिवियरिटी रही हॉस्पिटल में, it was such that only 0 to 5 or 6 patients needed oxygen therapy, and there was also provision of timely referral to dedicated COVID hospital. जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो CHC है हमारा कोविड हेल्थ केयर, जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान,
दिस वाज द ओनली CHC इन दैट एरिया। तो जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्टिंग सेंटर हैं, वहाँ से सब जगह से रेफर होके पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते थे। सो इस बेसिस पे वी मैनेज्ड 2000 पेशेंट्स इन द फर्स्ट वेव विद 0 रिकॉर्डेड मोर्टालिटी। In the year 2021, currently 100 bedded hospital hai, and patients with moderate disease severity are admitted. Before the protocol to admit only moderate severity patients was finalized, तब severe category patients जिनका SpO2 80 to 90% रहता था on room air, और they were also of high risk group, they were also admitted and managed. क्योंकि उस time दिल्ली में acute shortage थी beds and oxygen की. And in second wave, hands-free sensor-based जो है sanitizer dispensing machine है, that is present, that has been installed in our docking area. जबकि first wave में most commonly जो है manually operated containers were used. In second wave में हमने अब तक about 400 से ज़्यादा patients को manage किया है, and about 10 to 15 patients are on oxygen therapy at any given time. There is a separate triage area in the hospital ward with easier access to ambulance services for patients with oxygen therapy अगर उनको referral की जरूरत पड़ी तो. Oxygen concentrators are also being used since 2020 for patients with oxygen requirements up to 5 liter per minute. और जो protocol medicines थी हमारी वो अभी भी जो हैं चल रही हैं. Then patients were discharged after 10 days of asymptomatic. अगर 10 days तक वो हॉस्पिटल में रहे हैं और लास्ट के 3 days वो asymptomatic रहे हैं तो they were discharged. Just a second, ये जो मानसी ऐसा कर सकते हैं. हाँ सर, ये बार जो है ये after 10 days if the patients were asymptomatic for last 3 days तब हम उनको डिस्चार्ज करते थे, and all these protocols were already documented. तो it made the process easier and confusion जो थी वो कहीं पे नहीं रहती थी. या तो ये प्रोटोकॉल ये जो है फॉलो होता था, या फिर if there were non high risk group के patients हो जिनको mild symptoms हो and there is provision of care for them during their home isolation, so they were also discharged on request with undertaking an explanation of red flag signs. Red flag signs हम क्या समझाते थे कि high grade fever अगर हो, dyspnea हो, chest pain, giddiness या dizziness हो, फ्रॉदी कफ हो या ब्लड टिंज्ड स्पूटम हो तो तुरंत जो है हॉस्पिटल अथॉरिटीज को आपने कांटेक्ट करना है. इवन ड्यूरिंग डिस्चार्ज द प्रोटोकॉल मेडिसिन्स वर प्रिस्क्राइब्ड फॉर 7 days होम आइसोलेशन पीरियड, बिकॉज सिर्फ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जो है वो हेल्थ को नहीं डिनोट करता. विगत ज्वर का लक्षण जो है युक्त प्रकृति है, तो जब तक पेशेंट प्री जो मतलब कोविड एरा में उनकी जो हेल्थ थी एटलीस्ट वहाँ तक हम लोग नहीं रिस्टोर कर देते, तब तक उनकी जो है ट्रीटमेंट मेडिसिन कंटिन्यू रहती है. हॉस्पिटल में 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी अप्रूव होके कंप्लीट हुए हैं. एक था आयुष 64 के ऊपर, सेकंड कॉन्टाजेप एक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन रही जिसके ऊपर RCT डबल ब्लाइंड स्टडी जो है रिसेंटली कंप्लीट हुई है. देन च्यवनप्राश के ऊपर भी एक प्रोफाइलैक्टिक ट्रायल रहा है ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स. अदर देन दिस जो पेशेंट ये प्रोटोकॉल मेडिसिन हमने डिवाइस कर दी, उसके अलावा जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनकी जो पर्टिकुलर व्यथा है उनको डील करने के लिए EDL एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो हॉस्पिटल में है मेडिसिन की, वो सिम्टोमेटोलॉजी के बेसिस पे देयर वर सेवरल ड्रग्स अवेलेबल जो ड्यूटी डॉक्टर के जो है विवेक के ऊपर डिपेंड किया कि उनको जब नीड लगी तो उन्होंने अकॉर्डिंगली जो है प्रिस्क्रिप्शन में ये मेडिसिन ऐड की. फीवर के लिए हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट में मेडिसिन अवेलेबल आर महासुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, आनंद भैरव रस, गोदंती भस्म एंड प्रवाल पिष्टि. सोर थ्रोट के लिए एलादी वटी, व्योश आदि वटी, चित्रखरित की रसायन एंड लक्ष्मी विलास रस नारदीय. कफ के लिए ये मेडिसिन एंड चंदामृत रस, कंटकारी अवले, सीतोपलादी चूर्ण, मधुयष्टि चूर्ण, टंकन शुंठी, अगस्त्य हरित की रसायन एंड वासा अवले. दिस इज प्रेजेंट. अगर पेशेंट को माइल्जी एंड वीकनेस होती है तो अश्वगंधा अरिष्ट, दशमूल अरिष्ट और ब्रह्म रसायन दिस वाज अवेलेबल. वीकनेस पैलर के साथ अगर होती है तो लोह आसव और लघु मालिनी वसंत रस इज ऑल्सो अवेलेबल. डिस्निया होता है पेशेंट को तो सीतोपलादी चूर्ण, शुंठी, टंकन, गोदंती, श्रृंगराभ्र रस, श्वास कुठार रस,
Kanakasap, Dashmularish, Punarnavasap, Arjunarish, ये सारी formulations are available. For headache, Shirashuladi, Vajraras and Godanti is available. ये symptomatology के basis पे the patients were prescribed as and when the need was felt by the duty doctor. फिर certain high risk group के जो patients हमने hospital में देखे जो होते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोई और कार्डियक कोमॉर्बिडिटी हो सकती है पेशेंट को, सीओपीडी के पेशेंट्स हो सकते हैं, सिरोटिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स हो सकते हैं और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, जैसे आई विल शेयर वन केस लेटर. तो डायबिटीज मेलाइटिस के अगर कोमॉर्बिडिटी है तो कोमॉर्बिडिटी आगे फर्दर प्रोग्रेस ना करे तो असेंशियल ड्रग लिस्ट में उनके लिए भी मेडिसिन थी. डायबिटीज के लिए वी हैड चंद्रप्रभावती, निशामलकी चूर्ण, शिलाजत्वादी लौ एंड फलत्रिकादी क्वाद. फॉर हाइपरटेंशन वी हैव सर्पगंधा घनवटी, महाशंखवटी, प्रवाल पंचामृत रस, लशुनादिवटी एंड पुनर्नवास. कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी या अदर कार्डियक कोमॉर्बिडिटीज के लिए वी हैड नागार्जुनाभ्र रस, अर्जुनारिष्ट, हृदयार्णव रस, प्रवाल पंचामृत रस, लशुनादिवटी, कहरवा पिष्टी एंड आरोग्यवर्धिनी वटी. सिरोटिक लिवर डिजीज अगर कंपनसेटेड स्टेट में है, मतलब पेशेंट को एसाइटिस या वेरिसल हीमरेज के जो है ये सिम्टम्स नहीं है तो कुमार्यासव, रोहितक अरिष्ट, पुनर्नवासव, आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफलाचूर्ण, त्रिनपंचमूलक्वाद. कंपनसेटेड इसीलिए क्योंकि अगर डीकम्पनसेटेड है पेशेंट तो इवन आफ्टर मतलब बीपी रेगुलर हम मॉनिटरिंग करते हैं तब भी अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाता है तो इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन. तब हिपैटोरीनल सिंड्रोम जो है हो सकता है जिस वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होके पेशेंट ऑर्गन फेलियर में लैंड कर सकता है. दिस स्लाइड सेज कि सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं उनमें हमने टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन रखा 88 to 92% ऑन ऑक्सीजन थेरेपी, अदर देन कि 95 और से अबव की बजाय 88 to 92 हमने टारगेट रखा बिकॉज जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी रेट एंड एक्टिव रेस्पिरेटरी जो एफर्ट्स हैं हमारी रेस्पिरेटरी ड्राइव वो ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू SpO2. जो सीओपीडी पेशेंट्स में अगर हाइपोक्सिया है और हमने ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दी, सपोज पेशेंट का सैचुरेशन इज 92, तो हाइपोक्सिया की वजह से रेस्पिरेटरी ड्राइव पेशेंट की इंड्यूस होगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल आउट हो जाएगी. इफ सीओपीडी पेशेंट्स को हमने ऑक्सीजन थेरेपी पे हाई SpO2 मेंटेन करके रखा है तो हाई SpO2 से हाइपोक्सिया विल बी रिजॉल्व्ड पैसिव क्योंकि हम ऑक्सीजन उनको दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट की एक्टिव रेस्पिरेटरी ड्राइव विल बी रिड्यूस्ड जिस वजह से रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है एंड पेशेंट मे लैंड इन अनदर ऑर्गन फेलियर जो कि हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर. हाइपॉक्सिक ना होते हुए भी पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लैंड कर सकते हैं सीओपीडी के पेशेंट. तो दिस वाज मींस टेकन केयर ऑफ इन द हॉस्पिटल. देन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट का इन माय लास्ट ड्यूटी देयर वाज अ केस कि देयर वाज अ फीमेल पेशेंट हु वाज नॉन केस ऑफ पॉट स्पाइन एंड करंटली ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट एज पर हर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट रेजिम. तो उनके इंजेक्टेबल्स थे वो चल रहे थे even when she had COVID, even when she was admitted. तो patient के complaints were not about the fever or cough or breathlessness. उनका SpO2 था 94% on room air. Her main complaints were about abdominal pain and nausea, जो कि ये डिवाइस किया गया कि ये ATT के side effects के basis पे हो रहा है. And patient when she was admitted on the first day, मतलब वो restless थे in the bed, वो कर्रा रहे थे पेन से. She was actually shouting कि बहुत पेन हो रहा है. तो इतने पेन में फिर उनके अटेंडेंट जो थे जो उनको ड्रॉप करने आए थे they told us कि इनको रेगुलर जो है इंजेक्टेबल लगता है फॉर हर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स. जो इमरजेंसी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है उससे उनको माइल्ड रिलीफ होता है बट सस्टेन्ड रिलीफ नहीं रहता है. तो दे वर टेलिंग अस कि ऐसी अगर नीड पड़े तो आप प्लीज पेशेंट को अकॉर्डिंगली जो है मतलब दे वर वॉइसिंग देयर कंसर्न्स. तो हमने अपनी प्रोटोकॉल मेडिसिन पेशेंट में चलाई. सपोर्टिव सिम्टोमेटिक रेजीम में उनको अविपत्तिकर चूर्ण, कामदुधारस एंड सूटशेखर रस वाज गिवन. बाय द थर्ड डे patient was very much comfortable in the bed. Patient did not complain of severe abdominal pain or nausea was totally gone. उनको माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता था जब भी वो अपनी ATT की मेडिसिन लेती थी, बट जिस कंडीशन में जिस सिवियरिटी में वो आए थे वो नहीं रहा.
उनको इनिशियली 94% सैचुरेशन पे हमने ऑक्सीजन थेरेपी 2 लीटर पर मिनट पे स्टार्ट किया, बिकॉज शी वॉज इन एक्यूट पेन। तो पेन की वजह से भी वर वरीड कि कहीं इनका ऑक्सीजन लेवल और जो है डाउन ना चला जाए या पेशेंट शॉक में ना चला जाए पेन से। सो ऑल द मीन्स की नेसेसरी जो इमरजेंसी केयर थी इट वॉज गिवन, एंड दिस supportive symptomatic regime was started, which showed tremendous results. So immunocompromised patient को deal करने के लिए भी essential drug list में there are medicines. Then thromboprophylaxis, जो हम अभी देख रहे हैं कि COVID-19 में हाइपर कोएगुलेबिलिटी और प्रोथ्रोम्बोटिक इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हाइपर इन्फ्लेमेशन है दैट प्रीडिस्पोजेस टू हाइपर कोएगुलेबिलिटी, और उसी की वजह से जो है थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हम ज्वरहर और शोथहर ट्रीटमेंट मोडालिटीज रखें तो ये जो है इन्फ्लेमेशन को चेक करके स्रोतोप्रसादन कर सकती हैं। आचार्य चरक जी कहते हैं चरक चिकित्सा ज्वर चिकित्सा के अध्याय में सन्निपातक जो समसन्निपातक ज्वर हैं उसके लक्षण में एक लक्षण आता है स्रोतस्पाक। तो जो स्रोतस्पाक की अवस्था है जो भी हमारे इसमें, बिकॉज रक्तवाह स्रोतस इन मतलब डेफिनेटली इट इज इन्वॉल्व, तो अगर स्रोतस्पाक होता है तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ब्लड का वो डेफिनेटली हैम्पर होगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास हॉस्पिटल में या कहीं भी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे इमीडिएट लैब इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल नहीं हैं, तो भी हम अपने जो है आप्त ज्ञान के बेसिस पे थ्रोम्बोलिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग को समसन्निपात ज्वर के फॉलोइंग लक्षण दिखाई दे, रेड आइज है, अगर डिस्निया है कफ के साथ, भ्रम हो रहा है उनको, गिडीनेस है, ब्लड टिंज्ड स्पूटम है, चेस्ट पेन है एंड स्किन रैशेज हैं, रेड रैशेज, और इलनेस को जो है प्रोलॉन्ग हो चुकी है, काफी टाइम हो चुका है। बिकॉज समसन्निपात ज्वर में दोष का तो चिर दोषपाक होता है, बट स्रोतस्पाक के टुवर्ड्स जो है प्रीडिस्पोज रहती है बॉडी। तो इवन इफ डी डाइमर एंड अदर टेस्ट आर अनअवेलेबल एट द मोमेंट, तो हम लोग क्रियाकाल का अतिक्रमण ना करते हुए ये सिम्टोमेटोलॉजी को देख के वी कैन स्टार्ट द थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस, जिसके लिए जो है ड्रग्स हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? जो भी स्रोतोप्रसादक तिक्तूष्ण ड्रग्स हैं वी कैन यूज देम, जैसे टंकन, हरिद्रा, अपमार, भिक्षार, नवसादर, कुटकी, अर्जुन, पिपली, जो भी मतलब ग्रथित रक्त है उसके जो कफ का जो कंपोनेंट है उसको कम करके रक्त प्रसादन करे, स्रोतो मार्दव करे, वो ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। तो दिस पार्ट वाज अबाउट कि अभी जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन द हॉस्पिटल while treating the COVID-19 patients during the first and the second wave. अब conceptual insights कि वो जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने डिवाइस किया उसके पीछे बेसिक संप्राप्ति जो है पोस्टुलेटेड हमारे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स क्या रहे, हमने किस बिहाफ पे ये जो है प्रोटोकॉल डिजाइन किया। तो जो इसमें सिम्टोमेटोलॉजी जो चलती हैं कि आगंतुक ज्वर अगर है तो आगंतुक ज्वर जब जो भी इसमें मतलब जैसे कोविड-19 का जो वायरस है उसने जब अटैक किया बॉडी को, उसका किंचित काल तक व्यथा रही, उसके इंक्यूबेशन पीरियड में ही जो है वो निज बन जाता है, ये विद इन आफ्टर 7 days निज हो जाता है। तो ज्वर की एक पैथोफिजियोलॉजी अलग चलेगी बॉडी में, पेशेंट की प्रकृति के बेसिस पे, वायरल लोड कितना है उसके बेसिस पे कि वातिक सिम्टम आएगा, पैक्टिक आएगा, कफज आएगा, संसर्ग आएगा या सन्निपात के लक्षण आएंगे, किस स्टेज पे क्या रहेगा। तो ज्वर एक डिफरेंट जो है वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस जो है मेंटेन रहेगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेटरी जो है स्टेट वो मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ जो है ओज जो है वो भी डिप्लीट होने लगता है, बिकॉज आचार्यों ने जैसे बोला है कि ज्वर एक बल ह्रासकर व्याधि है। तो इसमें हमें ओज डिप्लीशन के क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं कोविड-19 में? ओजो विसरंस, जैसे संधि विश्लेष तो दोष च्यवन, गात्रनाम सदनन, क्रिया संनिरोध जो बताया गया है। तो संधि विश्लेष कैन बी सीन कि जो हमारी एल्वियोलाइज हैं उनकी एपिथेलियल मार्जिन, उसकी इंटेग्रिटी ब्रीच होना, और उसके आसपास जो भी कैपिलरी का नेट है उसकी जो एंडोथेलियल मार्जिन है उनकी इंटेग्रिटी का ब्रीच होना। तो वी कैन सी संधि बियॉन्ड दी बोनी जॉइंट्स कि यहाँ पे जो इंटेग्रिटी है उनकी वो जो है लूज होती है, तो ये संधि विश्लेष होता है। इसकी वजह से दोष च्यवन होता है, जो हमारे वायरस ने जो बॉडी में आया
तो उसने एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर किया, बॉडी ने उसको असाथ में जानते हुए उसके टूवर्ड्स जो है अपनी आर्मी एक फॉर्म की एंड उस पर अटैक किया। बट जो अटैक था वो इट इज ऑल्सो हार्मिंग दी बॉडी, मतलब ये रेगुलेटेड अटैक नहीं है, ये अनचेक्ड जो है अटैक इसमें कोविड-19 में रहता है। तो जो भी प्रो इन्फ्लेमेटरी और मतलब प्रो कोएगुलेंट जो हमारे कैस्केड हैं वो दोष सेवन की दोष अभी पहले जिस होम्योस्टैसिस में थे वो ना रह के अभी डिस इम्बैलेंस्ड स्टेट में है। देन क्रिया संनिरोध, पहले जो फिजियोलॉजी थी इट कैन बी सीन कि पहले जो फिजियोलॉजी जो क्रिया हमारी बॉडी में नॉर्मली फंक्शनल हो रही थी वो पैथोलॉजी में इस कदर कन्वर्ट हो गई कि बॉडी का जो नॉर्मल रिपेयर का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। एज वी सी इन की जब पेशेंट सिवियरिटी में लैंड करता जाता है तो उसके जो इन्फ्लेमेशन के लिए जो रेगुलेशन है वो कम होती जाती है, रेगुलेटरी सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं एंड अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन, हाइपर इन्फ्लेमेशन इट कीप्स ऑन गुड। वो जो व्यापद में वर्ण भेद जो है हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो आउटर एस्पेक्ट में साइनोसिस एंड इंटरनल वी कैन से कि देयर इज डिसकलरेशन ऑफ इन्फ्लेम्ड एंड डैमेज स्ट्रक्चर्स। जैसे हम लंग पैरेन्काइमा को ले लें, जो हमारे लोबर निमोनिया है उसमें भी हर ऑलमोस्ट हर टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन। तो जो इन्फ्लेमेशन के जो साइंस हैं वर्ण भेद वो सेलुलर लेवल पे भी दिखाई देते हैं हमें, या फिर पेशेंट अगर शॉक में लैंड कर जाए तो सडन पैलर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्ण भेद। फिर व्यापद से अगर क्षय की अवस्था आती है तो मूर्छा और मरण दोनों हो सकते हैं। तो पेशेंट ओरिएंटेड नहीं है, अनकॉन्शियस है, उनका ग्लासगो कॉमा स्केल क्या है। तो ज्वर की एक पैथोफिजियोलॉजी चल रही है, ज्वर की वजह से जो हमारा बल ह्रास हो रहा है हमें उसको भी सिक्वेंशली जो है विद टाइम टू टाइम असेस करना है। फिर आता है स्टेज श्वास का। तो हमारे कंसेप्शन एनालिसिस के बेसिस पे वी कुड सी कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स रहेंगे ज्वर में, श्वास में, ये चरक चिकित्सा 17 जो श्वास हिक्का श्वास प्रतिषेध अध्याय है उसमें दीज ऑल निदान्स आर मेंशन्ड कि ज्वर, विष, यहाँ पे वर्ड है पांडु, मर्म उपघात और शतक्षय। इसके अलावा भी और भी निदान है, बट ये जो है कोविड-19 में these can be the predisposing factor for श्वास। कैसे हम देखते हैं कि ज्वर के बारे में बोला गया है इन हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 20th एडिशन में, फीवर चैप्टर में उसके ट्रीटमेंट में बोलते हैं वो कि फीवर जो है बॉडी में 13% ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर 98.6 है, इससे 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज होते ही, मतलब 100.4 डिग्री होते ही देयर इज इंक्रीजिंग 13% ऑक्सीजन कंजम्पशन इन द बॉडी। और ये सिग्निफिकेंट जो है लोड पेशेंट जो ऑलरेडी हाई रिस्क ग्रुप में हैं या डीकम्पनसेटेड पेशेंट्स हैं उनमें ये जो है रेस्पिरेटरी लोड जो है डाल सकता है पेशेंट में। इसलिए ज्वर जो है श्वास को प्रीडिस्पोज कर सकता है, इसलिए इट हैज टू बी ट्रीटेड। सेकेंड जो है विष, जो वायरस के जो भी हमारे साइटोपैथिक इफेक्ट्स हैं, जो सेल डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं वायरस के, वो असाथ में है तो बॉडी में वो एज अ विष के तौर पे जो उसका कंपोनेंट है वो काम कर रहा है। वो हमारा वही हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जो है बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से ज्वर होता है, शोथ होता है। और इसकी वजह से देयर इज बल, ओज और वर्ण का क्षय। तो जब बल, ओज और वर्ण का क्षय होता है उस अवस्था में हम लोग कह सकते हैं कि ये पांडु की एक अवस्था है। आयरन डेफिशिएंसी ना होते हुए भी ये पांडु की एक अवस्था हो सकती है। और यहाँ पे पांडु कैसे एक्सप्लेन है, अगर आप लोग गूगल सर्च में अगर करें जो पबमेड सेंट्रल या गूगल स्कॉलर के थ्रू आप अगर हाइपर इन्फ्लेमेशन सर्च करें, हाइपर इन्फ्लेमेशन अनीमिया इन कोविड-19, तो यू विल फाइंड फ्यू पेपर्स जहाँ पे ये प्रूवन है कि हाइपर इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है पांडु हो सकता है। इसलिए इंक्रीज जो फेरेटिन, सीरम फेरेटिन है, उसके होते हुए भी बॉडी में पांडु हो सकता है, बिकॉज जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो फेरेटिन को अपने जहाँ पे स्टोर से यूज नहीं होने देते फॉर एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस हमारी ऑल्टर्ड रहती है। तो इस स्टेज में जो है रस, रक्त, पित्त और ओज की दुष्टि है, जो हमने क्षय और पांडु की अवस्था है, जिस वजह से हमें जो है श्वास हो रहा है उसमें। इसलिए शायद आचार्य सुश्रुत उत्तर तंत्र 41 जो श्वास के प्रतिषेध के लिए है,
वहां पे कहते हैं कि पांडु रोगेशु शोथेशु ये योगः कीर्तितः श्वासकास अपहास्ते, कि जो योग पांडुहर और शोथहर हैं, दे कैन बी यूज्ड, दे शुड बी यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ श्वास। तो अकॉर्डिंगली हम अगर श्वास का हेतु हमें देखना पड़ेगा कि क्या रहा है। अगर सिर्फ ज्वर रहा है तो उसके बेसिस पे वी विल ट्रीट, अगर ये विष क्षय पांडु रहा है, शोथ रहा है, उसके बेसिस पे वी विल ट्रीट। फिर चरक सूत्र स्थान में 20वें अध्याय महारोग अध्याय में आचार्य चरक कहते हैं कि पित्त नानात्मज एक व्याधि है अंग अवदरण। तो जो अवदरण जो है, ये जो डैमेज है अंग के लेवल पे होना, ये ARDS का जो डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज है, इट कैन बी कोरिलेटेड विद दैट। फिर जो पित्त और विष का अतियोग है, उसमें लंघन ब्रूहणीय अध्याय में जहाँ पे षड्क्रम मेंशन है, वहां पे स्तंभन इज इंडिकेटेड। तो इट कुड बी कि जो मॉडर्न पैरामीटर्स हैं जहाँ पे स्टेरॉइड्स यूज करते हैं हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में टू कर्ब द इन्फ्लेमेशन, उसकी रोकथाम के लिए, इट इज इंडीड अ स्तंभन मेजर। श्वास जो है मर्म उपघात से भी हो सकता है, इट इज अगेन रिटन इन द चरक संहिता। तो मर्म उपघात, जैसे हृदय को हम देखते हैं, हृदय मूल है हमारे प्राणवह स्रोतस का, रसवह स्रोतस, एक प्राणायतन है, हृदय महत्व है, हमारे षडांग इंद्रिय अर्थ पंचक आत्मा मन, मन अर्थ चिंत्य, ये हृदय की प्रॉपर फंक्शनिंग पे रिलाय करते हैं। हमारे प्राण, हमारी दश धमनियां सब हृदय पे रिलाय करती हैं। ऐसे ही चरक, आचार्य चरक सिद्धि स्थान में त्रिमर्मीय में कहते हैं कि जो शिर है वो भी प्राणवह स्रोतस जो है वो शिर पे रिलाय करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी मदकारी औषध हैं वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है। फिर जो है श्वास में शतक क्षय का क्या रोल हो सकता है? शतक क्षय में अगर हम जैसे अंग अवदरण को देखें, अगर ARDS के बेसिस पे अंग अवदरण को समझें, तो अगर जब इसका रिजोल्यूशन नहीं होता है तो इट लैंड्स अप इन फाइब्रो एटेलेक्टैटिक चेंजेस की फाइब्रोसिस, और वहां पे परमानेंट डायलिटेशन जो है लंग पैरेन्काइमा का हो जाता है। तो जब ये परमानेंट डायलिटेशन है तो ये यहाँ पे कंडीशन होगी। तो क्रॉनिक रहेगी पेशेंट की कफ और डिस्निया, कोविड-19 चले जाने के बाद भी उनको ये जो है रह सकती है, और मे बी इसके जो है पथ्य सेवन के बेसिस पे रिलैप्सिंग रेमिटिंग रहे ये कंडीशन, कि सीजनल वेरिएशन के थ्रू या और कोई इन्फेक्शन जब उनको हो तो दिक्कत बढ़ जाए, अदरवाइज इन कंट्रोल रहे। श्वास चिकित्सा में आचार्य चरक कहते हैं कि उरह शुष्कता, श्वास अनुगत उरह शुष्कता भी हो सकती है। तो उरह शुष्कता कैन ऑल्सो, फाइब्रोसिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ उरह शुष्कता, और उसमें आचार्य जी ने दशमूल आदिघृत और त्रिउष्णादिघृत का वर्णन किया है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी कि ज्वर के लेवल पे हो सकती है, ज्वर से डाइवर्ट होते साइड बाय साइड ओजो डिप्लीशन जो है रहेगा, और श्वास की मैनिफेस्टेशन, श्वास के पीछे क्या क्या जो है कॉजेज हो सकते हैं। फिर जो भी पेशेंट्स देखते हैं हम, उनको एक सीवियरिटी में क्लासिफाई किया जाता है, 5 स्टेजेस में जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है, ताकि उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इजीली डिवाइस हो पाए, उनका प्रोग्नोसिस हम इजीली असेस कर पाए। तो स्टेज 1 में जो पेशेंट्स हैं हम उनको रखते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जैसे बॉडी एक है, हेडेक है, अरुचि है, इन सब के साथ साथ फीवर है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इनको हम ज्वर के अंडर क्लासिफाई करते हैं। स्टेज 2 में माइल्ड डिस्निया के पेशेंट्स जिनका SpO2 वेल मेंटेन है विद इन नॉर्मल रेंज, लेकिन फिर भी दे आर एक्सपीरियंसिंग माइल्ड डिस्निया, तो इसको हम श्वास पूर्व रूप के बेसिस पे देखते हैं कि प्राणस्य विलोमत्व श्वासनाम पूर्व लक्षणम, उस सिद्धांत के बेसिस पे। स्टेज 3 जो है उसमें मॉडरेट सिवियरिटी के पेशेंट्स जैसे न्यूमोनाइटिस विद और विदाउट फीवर, SpO2 90 से 94 के बीच में रहे और रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा ना हो, तो इसको हम श्वास की व्यक्त अवस्था के रूप में देखते हैं। स्टेज 4 में ARDS या AVDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या एक्यूट वैस्कुलर डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और साथ में जो कार्डियक फंक्शंस हैं वो फिलहाल के लिए कंपनसेटेड हैं। पेशेंट की वेंटिलेशन नहीं हो पा रही है एक्यूट डिस्ट्रेस रेस्पिरेटरी की वजह से, इवन वैस्कुलर की वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच रह रहा है, तो कार्डियक जो हृदय है हमारा वो कंपनसेट करने की अभी कोशिश कर रहा है कि हाइपोक्सिया सीवियर ना हो, पेशेंट जो है टिश्यू जो है ऑर्गन फेलियर की तरफ ना जाए, तो इट इज वेल कंपनसेटेड एट स्टेज 4।
तो इसमें हालांकि ये आशुकारी दारुण श्वास है, लेकिन मर्मोपघात अभी इम्पेंडिंग है, अभी हुआ नहीं है। एंड एट दिस स्टेज वी बिलीव कि एटलीस्ट 5 प्राणायतन आर एट रिस्क: त्रिमर्म, रक्त एंड ओजन। स्टेज 5 जो है दैट इज द मोस्ट सीवियर स्टेज। इस स्टेज में जो शॉक में पेशेंट है और शॉक इज प्रीडिस्पोजिंग टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, तो ये डेफिनेट मर्मोपघात की स्टेज है। इसमें अरिष्ट लक्षण प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो अकॉर्डिंगली हम लोग पेशेंट को असेस करके सीक्वेंशियल असेसमेंट होती है। ये वन टाइम असेसमेंट नहीं है। मे बी पेशेंट आया है आज स्टेज 2 में हो, तो सीक्वेंशियली वी हैव टू कीप असेसिंग हिम, क्योंकि हो सकता है वो विद कुछ टाइम में मे बी वो स्टेज 4 में लैंड कर जाए, या मे बी वो स्टेज 1 की टुवर्ड्स रिग्रेस कर जाए। तो अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो वेरी करता रहेगा। क्योंकि श्वास एक आशुकारी प्राणप्रोधी व्याधि है, तो पहले स्टेज 5 से डिस्कस करते हुए हम लोग स्टेज 1 की तरफ जाएंगे। स्टेज 5 में जो मल्टी ऑर्गन फेलियर है, वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी साइंस क्या कहती है कि ऑफन इट इज द रियल कॉज ऑफ डेथ। फेलियर ऑफ 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन है तब कहते हैं, और ये फेलियर एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए परसिस्ट करना चाहिए इसको मल्टी ऑर्गन फेलियर क्वालिफाई करने के। यूजुअली सेप्सिस, शॉक एंड सीवियर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो हैं दे प्रीडिस्पोज टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। कोविड-19 में क्या क्या कॉज हो सकते हैं कि होस्ट जो हमारा रिस्पॉन्स है वही कि अनचेक्ड है इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से भी, और वायरस के खुद डायरेक्ट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो सेलुलर मतलब सेल के अंदर वायरस आता है थ्रू ACE2 रिसेप्टर्स या पोरफायरिन रिसेप्टर्स। जो पोरफायरिन है हमारा वो हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, और सेल का जो बेसिक साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, उसमें यूज होता है। तो अगर उसी को डिरेंज कर देगा तो ऑब्वियसली जो है ऑर्गन फेलियर के टुवर्ड्स प्रीडिस्पोज करेगा। हालांकि जो अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन है कि जो होस्ट रिस्पॉन्स है दैट इज मोर प्रोमिनेंट। कोविड-19 में मल्टी ऑर्गन फेलियर लंग डैमेज के बाद भी हो सकता है और लंग डैमेज से पहले भी हो सकता है। लंग डैमेज के बाद जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ, जिसकी वजह से देयर इज एल्वियोलर एडिमा, वहां पे फ्लूइड भर गया है, तो वेंटिलेशन जो बाह्य प्राण हैं वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो इसी लेवल पे हाइपोक्सिया है। तो इसीलिए हाइपोक्सिया में जाके पेशेंट शॉक में लैंड कर सकता है जब टिश्यू ऑक्सीजनेशन नहीं होगी। लंग डैमेज के बिना भी जिस पेशेंट का सीटी जो HRCT स्कोर है वो अगर माइल्ड कैटेगरी में है, तब भी पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में लैंड कर सकता है बिकॉज ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट वैस्कुलर डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये जो है कुछ सबसेट्स ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स में पाया जाता है। इसमें ये है कि एल्वियोलाई तो उसमें फ्लूइड फिल्ड नहीं है, वहाँ पे वेंटिलेशन तो हो रही है, बट ड्यू टू दी जो सर्कुलेशन है उसमें माइक्रोथ्रोम्बोसिस होने की वजह से वो ऑक्सीजनेशन ब्लड तक परफ्यूज नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए जो भी टिश्यू तक जाता है ब्लड, वो इस्चेमिक हाइपोक्सिया की वजह से जाता है। जैसे हाइपोक्सिया में क्या है कि ब्लड ही डीऑक्सीजनेटेड पहुंच रहा है एंड ऑर्गन तक। तो सपोज हमारा एंड ऑर्गन अगर किडनी है, वहां पे ARDS के बाद हाइपोक्सिया हो सकता है, लेकिन AVDS में वहां पे जो किडनी तक जाने वाली ब्लड वेसल है, जो रक्त है, स्रोतस है, वहां पे अगर स्रोतस पाक हो गया है, उसका स्ट्रीम जो है वहां पे थ्रोम्बोसिस है, तो ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, डीऑक्सीजनेटेड चाहे ऑक्सीजनेटेड। तो ये इस्चेमिक हाइपोक्सिया के टुवर्ड्स होके पेशेंट शॉक में लैंड कर सकता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर को हम लोग सीक्वेंशली असेस कर सकते हैं। एक सोफा स्कोर होता है जिसमें 6 देर आर सिस्टम्स, रेस्पिरेशन है, कोएगुलेशन पैरामीटर्स, लिवर, कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल नर्वस, रीनल पैरामीटर, यूरिन आउटपुट। ये जो है हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में दिस टेबल हैज बीन कोटेड एंड वी विल शेयर द स्लाइड्स विद यू। आप इसको बाद में जो है चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। मैक्सिमम सिवियरिटी इसकी 24 रहती है, 0 to 24 के असेसमेंट में। इसका सीक्वेंशियल असेसमेंट होता है, तो इसके बेसिस पे वी कैन सी कि कार्डियोवैस्कुलर में जैसे पेशेंट का मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर फॉल हो रहा है तो कैसे जो है स्कोर जो है बढ़ता जा रहा है। रेस्पिरेशन में ABG जब हम करके देखें आर्टीरियल ब्लड गैसेस, तो अगर उनका सैचुरेशन कम है तो ये कैसे स्कोर जो है बढ़ता जाता है। कोएगुलेशन पैरामीटर में अगर प्लेटलेट्स जो है कंजम्पशन हो रही है तो कैसे DIC की तरफ जाके पेशेंट जो है सीवियरिटी में लैंड कर सकता है। लिवर में बिलिरुबिन को इन्होंने एज अ गुड मार्कर लिया है, तो जैसे बिलिरुबिन का लेवल रेज हो रहा है तो कैसे सीवियरिटी हो सकती है।
CNS में ग्लासगो कॉमा स्केल, क्रिएटिन रीनल में क्रिएटिनिन एंड यूरिन आउटपुट. यूरिन आउटपुट इफ लेस देन 500 तो स्कोर इज 3, लेस देन 200 स्कोर इज 4. तो इसकी सीक्वेंशियल असेसमेंट के थ्रू अगर ये स्कोर हमारा किसी भी टाइम पे हमने किया इनिशियली, अगर स्कोर 10 आता है, if it is below 10 तो up to 20%, max to max there is mortality. If it is 10 तो mortality is 40 to 50%. वही अगर 15 को क्रॉस हो जाए, up to 15 is 80 and 15 को क्रॉस होते ही डायरेक्ट 90% mortality is there. तो और जो हम सीक्वेंशियली इसको असेस करें तो अगर इसमें अनचेंज रहता है ये स्कोर, सपोज कि पेशेंट का स्कोर वाज 9 और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद भी अनचेंज रहता है, तो इररिस्पेक्टिव की 9 की क्या सिवियरिटी थी, पेशेंट की मोर्टेलिटी इज अप टू 35%. और ये अगर डिक्रीज रहता होता है तो इसकी सिवियरिटी जो मोर्टेलिटी अकॉर्डिंगली चेंज कर होती है. ये इजी टू असेस है क्यू सोफा जो है, सीक्वेंशियल असेसमेंट स्केल है. ये बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो एटलीस्ट इनमें से अगर 2 चीजें प्रेजेंट है तो इसका मतलब है पेशेंट को आईसीयू एडमिशन की नीड हो सकती है. रेस्पिरेटरी रेट शुड बी ग्रेटर देन 22 पर मिनट, सिस्टोलिक बीपी 100 mmHg से कम, या ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस की ग्लासगो कॉमा स्केल 15 से कम. अगर इसमें 2 से ज्यादा स्कोर है तो आईसीयू एडमिशन इज नीडेड. ऐसे ही CURB कर्व जो है स्कोर होता है एक असेसमेंट के लिए, ये भी स्क्रीनिंग के लिए है. कर्व 65 में C रिप्रेजेंट्स कंफ्यूजन, वही जो अभी GCS में हमने पीछे देखा ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस. यूरेमिया अगर है पेशेंट को, मतलब ब्लड यूरिन नाइट्रोजन 20 से ऊपर है, रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90/16, पेशेंट की एज अगर 65 से ऊपर है, ये भी गुड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है. तो इसमें अगर इसमें हर CURB 65 में हर मेजर को 1 पॉइंट दिया जाता है. तो इफ पेशेंट स्कोर्स 1 तो उसको आउट पेशेंट पे वी कैन ट्रीट. इफ पेशेंट स्कोर्स 2 तो उनको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है. इफ पेशेंट स्कोर्स 3 और मोर तो उनको आईसीयू केयर की जरूरत है. तो ये था मल्टी ऑर्गन फेलियर. ये जो 5th स्टेज थी वो मर्म उपघात के साथ साथ अरिष्ट लक्षण की असेसमेंट के लिए हमने डिवाइस की थी. तो अरिष्ट लक्षण आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ज्वर में मिलते हैं हमें निपतितो विसंज्ञा शेते, मतलब पेशेंट का जो है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, डिसओरिएंटेड है, और ये जो है CNS इन्वॉल्वमेंट और कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट बोथ को जो है उनके टर्मिनल स्टेजेस को डिनोट करता है. देन शीत अर्दितो, अंतः उष्ण और पिपासा, ये शॉक की कंडीशन को डिनोट करता है. अंतः उष्ण इसलिए कि अंडर की इंटरनल अभी ऑनगोइंग सेप्सिस है जिसकी वजह से बाहर पेशेंट को शीत हो रहा है. सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है इसलिए सेलुलर लेवल पे पिपासा जो है वो मैनिफेस्ट होती है. देन हृदय संघात शूल जो है ये क्रिटिकल कार्डियक इंजरी को डिनोट करता है. नित्य वक्रेण उच्छ्वास, सिर्फ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिर्फ वक्रेण उच्छ्वास नहीं, उसकी नित्यता इज इम्पोर्टेंट कि उसकी जो है डिस्ट्रेस वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो ये इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर को डिनोट करता है. चरक इंद्रिय स्थान के 3रे अध्याय में अरिष्ट जो है मन्या अस्पंदन भी एक अरिष्ट लक्षण बताया गया है. चरक इंद्रिय 2/5 पे आयुर्वेद दीपिका कमेंट्री है कि ध्रुवम तो अरिष्टे मरणम ब्राह्मण एतत् किलामये रसायन तपो जप्य तत्परो निवारते, कि अगर जब अरिष्ट मैनिफेस्ट हो गए तब यूजुअली तो डेथ इंस्टेंट हो जाती है, डेथ जो है वो डेफिनेट होती है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण के जो है किए गए कर्म रसायन के थ्रू, तप के थ्रू, जप के थ्रू कभी कभी पेशेंट की जान बच भी सकती है. तो इसीलिए चाहे पेशेंट 5th स्टेज में ही क्यों ना हो, हम प्रत्यक्ष ये कह के हमें उसकी चिकित्सा डेफिनेटली करनी है, बिकॉज हमारे पास क्विक एक्टिंग रसायन योग बहुत है. फिर बात आती है हृदय की. एज वी ऑल नो कि ये प्राणायतन है जो इस पे अभी आश्रित हैं, हमने वी ऑल डिस्कस्ड ऑल दिस कि हृदय संघात अगर होता है तो मूर्छा हो सकती है, हृदय भेद होता है तो मरण हो सकता है, एज पर अर्थदश महामूल्य अध्याय. चरक सिद्धि 9 में आचार्य कहते हैं कि हृदय के डिसफंक्शन से कास हो सकता है, श्वास हो सकता है, बलक्षय हो सकता है, चित्तनाश तक हो सकता है. तो इसलिए हृदय की रक्षा शुड बी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस.
अर्थदश महामूलीय अध्याय में ही आचार्य कहते हैं कि वी हैव टू प्रोटेक्ट महत, महामूल और ओज एट ऑल द कॉस्ट। और ये हम कैसे करेंगे, तो उनका बहुत एक अच्छा सूत्र है, हृदयम यत् स्यात् यत् ओजस्यम स्रोतसाम यत् प्रसादनम तत् तत् सेव्यम प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च। कि हमें हृदय औषध यूज करनी है, ओजस्य औषध यूज करनी है, स्रोत प्रसादक औषध यूज करनी है, और जो है हमें प्रतिपत्ति ज्ञान खुद भी होना चाहिए, और पेशेंट को जो है हम लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें। उनकी जो है पैनिक अगर किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से है तो उनमें हम जो है थोड़ा ज्ञान अर्जित करें, ताकि उनके स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़े कम हो, जिसकी वजह से कार्डियक लोड जो है वो पेशेंट का कम हो, हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट। तो जो स्टेज 5 है, इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं हम, वो ये है कि युगेद्र रस, याकुती रसायन या फिर जवाहर मोहरा रस, ये सब मुहुर्मुहु दिए जा सकते हैं वाया द राइल्स ट्यूब इन आईसीयू आफ्टर विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट, देयर अटेंडेंट एंड द ट्रीटिंग इन पर्सन ड्यूटी डॉक्टर। ये सब करते हुए हम कैसे असेस करेंगे पेशेंट का रिस्पॉन्स, जो सोफा स्कोर है उसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग, या फिर जो एबीजी, डी डाइमर, पल्मनरी एंजियोग्राफी जो है सीटी, 2D इको, केएफटी, एलएफटी, ग्लासगो कॉमा स्केल, सीबीसी, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो, और पेशेंट के जो 5 वाइटल्स है उनकी सीक्वेंशियल असेसमेंट की टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट और एसपीओ2। इट इज गिवन फॉर 21 to 28 डेज अंटिल रिकवरी, क्योंकि यूजुअली यही टाइम जो है देखा गया है कि मोस्टली इतने दिन एट मैक्स टू मैक्स पेशेंट्स को लग जाते हैं फॉर मोस्ट द पेशेंट्स। और उसके बाद भी आफ्टर डिस्चार्ज तुरंत मेडिसिन जो है स्टॉप नहीं करनी, उसकी डोज टाइट्रेट करनी है, पादांशिक क्रम में हमें कम करनी है। तो दिस वाज अबाउट स्टेज 5। स्टेज 4 में था हमारा, जो स्टेज 5 है उसमें जब हमने हृदय की बात करी तो कोविड-19 में कार्डियक अरेस्ट बहुत देखा जा रहा है। तो एक बहुत जो है अच्छा निमोनिक है, इसमें जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी साइंसेज हैं उसमें एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट के तहत कि 5H और 5T का हमें ध्यान रखना है। यही जो है कॉजेज होते हैं, यही इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं कार्डियक अरेस्ट के कॉजेज, कि हाइपोवोलेमिया नहीं होना चाहिए, हाइपोक्सिया नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन मतलब एसिडोसिस नहीं होनी चाहिए, हाइपरकैलेमिया नहीं होना चाहिए, और हाइपोथर्मिया नहीं होना चाहिए। 5Ts में टॉक्सिन मतलब कोई ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, कार्डियक टैम्पोनेट मतलब जो हृदय के बाहर जो श्लेष्मधर कला है उसमें जो मतलब शोथ है उसको हमें मतलब शोथ ओवरऑल हमें कम करना है, क्योंकि अगर पेरिकार्डाइटिस हुआ तो वो टैम्पोनेट को प्रिडिस्पोज कर सकता है। ऐसे टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो आईसीयू में मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट है, अगर उनको हाई टाइडल एयर पे ऑक्सीजन दी जा रही है तो उसमें कोलैप्स होने के चांसेस हैं। थ्रोम्बोसिस हार्ट के कार्डियक इवेंट हो सकता है कि मासिव एमआई हो जाए, या फिर थ्रोम्बोसिस लंग्स के लेवल पे हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म मासिव हो जाए। तो ये जो कॉजेज हैं दे शुड बी इन द बैक ऑफ आवर माइंड व्हाइल असेसिंग और ट्रीटिंग अ सीवियर पेशेंट, कि इनको हम अगर हो सके तो एक्सक्लूड करके चलें। देन 4th स्टेज हमारी आती है जिसमें ARDS और AVDS रहता है, कि आशुकारी जो है दारुण श्वास हमारा, और साथ में इम्पेंडिंग मर्मोपघात। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हम किसे बोलते हैं कि देयर शुड बी रैपिडली डेवलप्ड सीवियर डिस्निया होना चाहिए, हाइपोक्सीमिया होना चाहिए, और रेडियोलॉजिकल जो असेसमेंट है उसके तहत कंफर्म हो पाए ऐसे लंग में इनफिल्ट्रेट होने चाहिए जो कि नॉन कार्डियक ओरिजिन के। तो ये जब तीनों चीज़ें मीट होती हैं तब हम कहते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। इसके लिए एक बर्लिन क्राइटेरिया भी होता है जो PaO2 और FiO2 रेशियो के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करता है। तो ये जो ARDS है ये फर्स्ट 1 to 7 डेज जो है इलनेस के, उसमें इट बिगिंस, इसमें स्टार्ट हो जाता है। इसके 3 स्टेजेस हैं, एक्सुडेटिव स्टेज, प्रोलिफरेटिव स्टेज और फाइब्रोटिक स्टेज। तो एक्सुडेटिव स्टेज जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये। तो जो फर्स्ट 7 डेज हैं दे आर मोस्ट क्रिटिकल, कि जब ARDS हुआ उसके हो जाने के बाद। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे एल्वियोलाई हैं, जो लंग पेरेन्काइमा है, और उसके बाहर भी जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे शोथ होने लग जाता है,
वहाँ पे हेलाइन डिपॉजिट जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी के तौर पे हमें दिखते हैं HRCT में, और जो वहाँ की जो रक्तवाही स्रोतस हैं, पल्मोनरी जो वैस्कुलर जो वेसल्स हैं, उनमें भी इंजरी होके एंडोथीलियाइटिस जो है, उनकी एंडोथीलियल जो लेयर है उस पे जो है इन्फ्लेमेशन चेंजेस होके वो माइक्रोथ्रोम्बाई जो है उसको प्रीडिस्पोज करता है। फाइब्रोसेलुलर जो फाइब्रोसिस के भी जो हमारे प्रीडिस्पोजर्स हैं, उन सेल्स का जो है प्रोलिफरेशन, उनकी जो है क्वांटिटी बढ़ने लगती है स्टेज में। ये न्यूट्रोफिल डोमिनेंट स्टेज है। 7 दिन के बाद 8 से 21वें दिन जो है प्रोलिफरेटिव स्टेज रहती है, जो एक रिपेयर का प्रोसेस इसमें स्टार्ट होता है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो मैकेनिकल वेंटिलेशन से इस टाइम में वीन ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं। हालांकि उनका सिम्टम्स और उनका हाइपोक्सीमिया में परसिस्ट, बट दे आर आउट ऑफ डेंजर। बहुत कम जो है मात्रा में पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रोग्रेसिव लंग इंजरी होती है। लंग इंजरी प्रोग्रेस करके फिर इट हील्स बाय फाइब्रोसिस। इस प्रोलिफरेटिव स्टेज में रिपेयर के लिए न्यूट्रोफिल से लिम्फोसाइट में शिफ्ट होना जरूरी है डोमिनेंस का। इसलिए जो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो है, अभी जो लास्ट लेक्चर में डॉक्टर संजय जैन जी ने भी बताया था कि 3.13 से अगर ज्यादा है तो ये एक चिंता का विषय है। ये इसीलिए क्योंकि लिम्फोसाइट अगर कम होंगे तो जो रिपेरेटिव फेज है, लिम्फोसाइट में हमारे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो हमारे ओज के, तो इसमें रेगुलेटरी सेल्स वो कम होंगे तो रिपेरेटिव प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स यूजुअली प्रोग्रेस टू फर्दर लंग इंजरी जो फाइब्रोसिस के टुवर्ड्स हील होती है। फिर फाइब्रोटिक स्टेज में जो पेशेंट्स रिकवर हो गए यहाँ पे इजीली, उनका लंग फंक्शन यूजुअली 1 मंथ में रिस्टोर हो जाता है। लेकिन जो नहीं रिकवर हुए, प्रोग्रेसिव जिनमें चेंजेस हैं, वहाँ पे परमानेंट चेंजेस रहते हैं, जो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किए, फाइब्रोएटेलेक्टिक चेंजेस। तो इसमें इनमें रिकवरी डिलेड होती है, और इस स्टेज में भी देयर इज चांस ऑफ मोर्टेलिटी। एंड अगर मोर्टेलिटी नहीं तो लाइफ लॉन्ग जो है या पे जो है ये अवस्था रहती है। उसके बाद फिर आता है एक्यूट वेस्कुलर डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कोविड-19 पेशेंट्स के कुछ सबसेट्स में मिलता है ARDS की बजाय। तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो यू कैन फाइंड कि एक्यूट वेस्कुलर डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये जो है सब उनकी पैथोफिजियोलॉजी गिवन है, कि जो हमारे लंग्स हैं वो वेंटिलेट अगर हो भी रहे हैं तो वेंटिलेशन जो परफ्यूजन है वो या तो प्रॉपर नहीं है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच जो है वो हो रहा है। उसको चेक करने के लिए हार्ट जो है वो फुल ट्राई करता है, तो कार्डियक जो है आउटपुट वो इंक्रीज रहता है, तो जिसकी वजह से हाई आउटपुट फेलियर की तरफ पेशेंट मतलब प्रीडिस्पोज रहता है, कोएगुलेबल स्टेट रहती है। तो इसीलिए जो अभी हमने डिस्कस किया था कि HRCT स्कोर कम होते हुए भी पेशेंट की सिवियरिटी, पेशेंट को जो है सडन जो है सिवियरिटी हो सकती है। इसी जो है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हैप्पी हाइपोक्सिया, कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है बट उनका SpO2 लो है। जैसे हमने भी पेशेंट देखे हैं, 2 से 3 पेशेंट एटलीस्ट ऐसे थे कि जिनकी सैचुरेशन वाज बिटवीन 80 to 85%, बट द पेशेंट्स वर एसिम्प्टोमेटिक। तो ये जो है एक हैप्पी हाइपोक्सिया की फेज है, जिसमें उनकी वेंटिलेटरी ड्राइव ठीक है, पेशेंट को वेंटिलेशन प्रॉपर हो रही है, लेकिन उनके जो परफ्यूजन है वो कहीं ना कहीं वैस्कुलर कॉज की वजह से डिरेंज्ड है, इसलिए हाइपोक्सीमिया है। और जब पेशेंट को AVDS रहता है, उसके बाद अगर लंग इंजरी पेशेंट को बढ़ जाती है, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और वहाँ पे शोथ बढ़ जाता है, तो वो फिर ओवरशैडो, उसके पीछे ये वैस्कुलर इंजरी जो है छुप जाती है हमारे। और हम लोग सिर्फ जो है जो HRCT में जो हमें स्कोर दिखता है, हम सिर्फ उसको देख के पेशेंट को ट्रीट करने लगते हैं। इसी बेसिस पे जो है AVDS के तहत, जो थ्रोम्बोटिक इवेंट्स के तहत जो कार्डियक इवेंट्स होते हैं, सडन कार्डियक डेथ, वो मतलब पेशेंट्स में देखी जाती है। तो AVDS को भी हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए। और थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस अगर टेस्ट हम नहीं करा पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो एटलीस्ट संसन्निपात ज्वर के जो लक्षण हैं जैसे ही वो दिखते हैं हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर 4th स्टेज है हमारी, जो दारुण श्वास और इम्पेंडिंग मर्मोपघात। पहले हमने ARDS देखा, अब
इसमें हम क्या क्या जो है ड्रग्स मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। पेशेंट आईसीयू में है तो ये भी मुहुर्मुहु रायल्स ट्यूब के द्वारा पेशेंट का कंसेंट लेने के बाद, ड्यूटी डॉक्टर का कंसेंट लेने के बाद, इफ दे आर विलिंग टू ट्राई आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो हम श्वासकाश चिंतामणि रस और साथ में योगेंद्र रस ऑल्टरनेटिवली मुहुर्मुहु दे सकते हैं। शोथ की कंडीशन है अगर, तो ये यहाँ पे तो हम पुनर्नवाष्टक क्वाथ हम दे रहे हैं, साथ में स्वर्ण मालिनी वसंत रस, गिलोय सत्व, समीर पन्नग रस, सहस्रकुटी अभ्रक या फिर टंकण या फिर अश्वगंधा क्षार, जो कि दारुण श्वास हर योग जो है आचार्य चरक ने बताया है। ये इनका फॉर्मुलेशन, इनका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं एंड रिजल्ट्स आर सी। तो दिस वाज अबाउट स्टेज 4 एंड 5 जो थोड़ी मतलब सीवियरिटी वाली स्टेजेस हैं। देन स्टेज 3 आती है जो जहाँ पे श्वास व्यक्त है कि पेशेंट को न्यूमोनाइटिस है, फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड सैचुरेशन इज बिटवीन 90 to 94%। इसमें हम लोग स्वर्ण वसंत मालती रस, गिलोय सत्व, समीर पन्नग रस, सहस्रकुटी अभ्रक, टंकण अश्वगंधा क्षार। अगर आप ये पैटर्न नोट करेंगे तो पहले जैसे योगेंद्र रस, याकुती रसायन हम लोग दे रहे थे, तो विद रिड्यूसिंग सीवियरिटी एक प्रोटोकॉल के तहत मेडिसिन हम लोग मतलब एक्सक्लूड करते जा रहे हैं। तो इसमें इस प्रोटोकॉल में स्टेज 4 में याकुती रसायन इज नॉट नीडेड, तो उसको हटाया गया। स्टेज 3 में जो ड्रग्स की नीड नहीं लगी तो उनको हटा के फिलहाल बाकी का जो प्रोटोकॉल है वो सेम रहा कि स्वर्ण वसंत मालती रस, गिलोय सत्व, समीर पन्नग रस, सहस्रकुटी अभ्रक, टंकण, अश्वगंधा क्षार, शीतोपलादी चूर्ण, अगर ज्वान है तो आनंद भैरव रस भी ऐड कर सकते हैं, गोजीवादी क्वाथ ले सकते हैं, टैबलेट हरिद्रा है, एलादी बटी। इससे भी लेस सीवियर स्टेज के भी पूर्व रूप अवस्था ही है श्वास की, तो श्रृंगराभ्र रस, शीतोपलादी चूर्ण, टंकण भस्म। फीवर अगर है पेशेंट को तो आनंद भैरव रस, सुदर्शन घनवटी, गोदंती भस्म, और अगर पेशेंट विलिंग है एंड ड्यूटी डॉक्टर इज विलिंग तो स्वर्ण वसंत मालती रस इफ यू वांट टू ऐड, एलादी वटी, नागरादी क्वाथ। अगर फीवर नहीं है तो यहाँ पे सुदर्शन घनवटी की जगह पे वी कैन ऑल्सो यूज संचरनी वटी। फिर इनिशियल जो अवस्था आती है ज्वर की, उसमें वी कैन गिव आनंद भैरव रस, सुदर्शन घनवटी, गोदंती भस्म, एलादी वटी अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस प्रेजेंट हैं तो, और नागरादी क्वाथ। तो दिस वाज अबाउट द सीवियरिटी क्लासिफिकेशन जो हम लोग स्टेजिंग करके प्रॉपरली असेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि ये जो सूत्र है ये भी चरक सूत्र 30 अध्याय में से है, अर्थदश महामूल्य में। आचार्य वहाँ कहते हैं कि तानी इंद्रियाणि विज्ञानम चेतना हेतु मामयान जानिते यह स वै विद्वान प्राणाभिसर उच्यते, कि हमें प्राणाभिसर जो है वैद्य होने के लिए तानी यहाँ पे है कि ऊपर वो 10 प्राणायतन बता के आए, उन प्राणायतन का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, चेतना जो है उसका ज्ञान, हेतु आमेय में हेतुलिंग औषध सबका ज्ञान, ये सब जो है इन सबका प्रतिपत्ति ज्ञान, हमें जो तत्ववत ज्ञान है जितना हम अपने लेवल पे ट्राई कर सके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो है एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम संप्राप्ति विघटन जो है अकॉर्डिंगली कर सकें। तो टेक होम मैसेज क्या हो सकता है कि इफ प्लान्ड सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेड अप्रोच इज it is a hassle-free way to move ahead, which helps channel your energy efficiently. एक planned way में अगर हम किसी भी संस्थान को जो है डिवाइस करते हैं उनके प्रोटोकॉल्स को, टीम वर्क इज अनदर एनर्जी एफिशिएंट वे टू गो। वी शुड स्टेज द डिफिकल्टीज या इलनेस एंड अकॉर्डिंगली प्लान इट्स ट्रीटमेंट, ताकि क्रियाकाल जो है उसका अतिक्रमण ना हो, अगर हमें स्टेज जो है वो प्रॉपरली अगर हमें पता रहेगी ऑलरेडी। और वी शुड ऑलवेज एम फॉर द प्रतिपत्ति ज्ञान, जिसके बेसिस पे हमें अगर संप्राप्ति की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो वी कैन डू द संप्राप्ति विघटन अकॉर्डिंगली। थैंक यू वैद्य मानसी। और मैं योगेश पांडे जी के लिए ये कहूँगा कि एक अच्छे शिष्य का क्या इंडिकेशन है कि उसका गुरु अच्छा है। जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन आज का रहा है, आई ओपनिंग, तो क्वेश्चन आवर से पहले मैं योगेश पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कुछ कहना चाहें तो। सभी उपस्थित विद्वजनों को मेरा नमस्कार, बड़ों को चरण स्पर्श और जो छोटे हैं उनके लिए स्नेह।
एक्चुअली मानसी की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े में जो डिस्कशन किया, चलते कभी फोन पे कभी व्हाट्सएप पे, मतलब शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो शी कीप्स आस्किंग, और अपने लेवल पे बहुत सारा रिसर्च उसका होता है, और वो विश्वास मानिए आप कभी एक साथ शायद 10 मिनट से ज्यादा कभी बैठे नहीं होंगे इस पूरे जो है केवल इस प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, बल्कि हमने जो भी तैयारी की है, तो बट जितना भी आइडिया रहा पूरा, क्या कहते हैं उसको, उसने बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, एंड इट मेक्स मी प्राउड दैट आई हैव सच वर्दी डिसाइपल्स विद मी हु कैन ट्रांसफॉर्म माय आइडियाज इनटू वर्केबल थिंग्स, और it is actually eye opener for me also, and it creates a hope that Ayurveda is going in right direction with the worthy minds and disciplined disciples. That is the best thing. Rest, it was a very good presentation. Congratulations to Mansi for that. Thank you so much. थैंक यू योगेश जी। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूँगा कि योगेश पांडे जी उनको एड्रेस करें तो अच्छा रहेगा। अभी लास्ट का जो क्वेश्चन है वो मैं पहले ले लेता हूँ। जी जी सर। ये क्वेश्चन आया है कि अभी मानसी ने बहुत सुंदर ढंग से, पहले तो मैं भी अपने विचार प्रकट कर दूं मानसी जी के लिए, कि अभी 2 दिन पहले हमने डॉक्टर संजय जैन जी का लेक्चर सुना था और उन्होंने बहुत सिंपल भाषा में बहुत अच्छे से कोविड को किस तरीके से हम समझ सकते हैं वो बताया था। आज उसी की टक्कर का एक सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन, आयुर्वेदीय सिद्धांतों को कोविड के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हम प्रतिपादित कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन रहा। तो मेरी तरफ से आपको और मानसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अच्छे कार्य के लिए। और एक लास्ट इसमें जो सबसे बाद में क्वेश्चन आया है कि 4th और 5th स्टेज का जो आपने आइडेंटिफिकेशन किया है, तो क्या उसके कुछ पेशेंट्स को भी आप लोगों को ट्रीट करने का मौका मिला क्या? इसमें 2 चीजें, एक तो क्या है कि हॉस्पिटल के लेवल पर जो है हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा एक सरकारी प्रोटोकॉल है जिसे हमें फॉलो करना होता है, बट अपने स्तर पर जो है हम लोगों ने क्या कहते हैं, मतलब संख्या में देखें तो कम से कम जो है 5 या 7 मरीज है जिनको कि हमने 4th स्टेज पे ट्रीट किया है। 5th स्टेज का जो है एक ही पेशेंट है, और मानसी ज्यादा अच्छा बताएगी कि उसने क्या कहते हैं, मतलब याकुती रसायन और वो दिया था, तो whether that was successful or not, I am not aware, क्योंकि बस हमारा डिस्कशन हुआ था और उसके बाद मैं फॉलो नहीं कर पाया, बट 4th स्टेज के हमने बहुत सारे पेशेंट किए हैं। जी सर, वो जो पेशेंट थे उनको याकुती रसायन नहीं मिला, तो उन्होंने एक्चुअली स्टेज 5 में भी स्टेज 4 का जो है प्रोटोकॉल उसी को कंटिन्यू रखा। तो उनके रिजल्ट्स, हालांकि स्टेज 4 का प्रोटोकॉल उन्होंने जब रखा तो भी उनके जो सीक्वेंशियल डेली आईसीयू में जो एक्सरे होते थे, तो देयर वाज इम्प्रूवमेंट इन द एक्सरे। तो जो ड्यूटी डॉक्टर थे दे वर आल्सो इन द कॉन्फिडेंस कि नहीं आप ट्राई कीजिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरा जो है ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास इससे ऊपर फिलहाल मेडिसिन नहीं है, और अगर आपकी मेडिसिन ऐसे इफेक्ट शो कर रही है तो यू शुड कंटिन्यू। So that means one case we have treated of the 5th stage and 5 or 6 cases of the 4th stage. ओके। एक क्वेश्चन बार बार आया है कि ग्रैंडफादर हैं इनके जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 और 92 के बीच रहता है, उनको पेस मेकर भी लगा है। जी जी सर। और उन्होंने अभी पूर्व के हमारे वक्ताओं में से कई ने अपने अपने अनुभव जहां शेयर किए थे, वो अदरक स्वरस और काली मिर्च का एक प्रयोग विनीश जी ने भी बताया था, वो भी इन्होंने किया, लेकिन वो उनका SpO2 सैचुरेशन बढ़ नहीं रहा है। तो उन्होंने आशा रखी है कि क्या आप ऐसी अवस्था में कुछ उनको सजेस्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल, एक तो अगर 90 to 92% और 80 इयर्स की एज में सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन मेंटेन हो रहा है, तो आप उनसे बोलिए कि मतलब रिलैक्स रहे, अपने आप ही थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे, स्टीम लेंगे,
और क्या बोलते हैं वो प्रोड पोजीशन मेंटेन करेंगे तो आराम से 95 96 पहुंच जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि कोमॉर्बिडिटीज क्या है वो हमें पता नहीं है। उन्हें मतलब कार्डियक कोई प्रॉब्लम है पेसमेकर या लगा है, पेसमेकर पेसमेकर लगा लगा हुआ है। है, राइट। तो जहां भी पेसमेकर लगा हुआ है, हार्ट इन्वॉल्व है, तो आई थिंक क्या कहते हैं कि योगेंद्रस, और क्योंकि 92% का मेंटेन हो रहा है, तो योगेंद्रस एक गोली सुबह शाम फॉर 7 डेज दे, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं एक गोली कंटिन्यू करे अगले 15 दिन तक जो है, तो ये टोटल 21 डेज का कोर्स हो जाएगा। और ये अच्छा काम करेगा, मीन्स ये काफी अच्छा काम करेगा और इसका लेवल काफी इम्प्रूव कर देगा। एक और पर्सनल क्वेश्चन है, वो हालांकि आज के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उठाने वाला एक 4th ईयर का बीएमएस स्टूडेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी तरफ से अगर उसका कुछ निदान हो सके। ये कहते हैं कि मैं 4th ईयर बीएमएस स्टूडेंट हूं और 4 साल से ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है। Okay. क्या इसका कोई निदान और कोई उपाय बताया जा सकता है क्या? हालांकि मैं और डॉक्टर मानसी दोनों ही क्या कहते हैं मतलब जो चालाकी से नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा कि मतलब ब्लीडिंग गम्स जो है मोस्टली 2 कारणों से है। एक तो ये है कि अगर उनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, वो रूल आउट करना चाहिए बीटी सीटी पीटी करा करके कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ब्लीडिंग गम्स मोस्टली जो है बैड ओरल हाइजीन के कारण है। तो ही मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या मतलब ब्रशिंग प्रॉपर है कि नहीं। और एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब वो जो है खदीर का जो है वो शुरू में कवल करना शुरू करे, बाद में उसका दतुवन करना शुरू करे। त्रिफला का कवल कर सकते मतलब करना चाहिए, कर नहीं सकते, करना चाहिए। और उसमें क्या कहते हैं जब तक ब्लीडिंग हो रही है तब तक थोड़ी स्फटिका मिला करके करे, और जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उसके बाद त्रिफला और हरिद्रा का करे, तो ये चला जाएगा। मतलब ये रिकरेंट जो है जिंजिवाइटिस के कारण से वहां से ब्लीडिंग होती है, तो अगर वहां मुंह का पीएच पहलू चेंज कर दे, मतलब नॉर्मली क्या है कि वहां पे मधुर लवण रस अगर प्रधान चीज होगी तो उसके कारण से जिंजिवाइटिस हो रही होगी। तो अगर क्या कहते हैं उसे कषाय रस तिक्त रस से जो है वो कवल करना शुरू कर दे तो ठीक हो जाएगा। ओके। एक सवाल ये है कि जो अभी मानसी जी ने प्रोटोकॉल में स्वर्ण युक्त औषधियों का वर्णन किया है, तो क्या ये संस्थान में दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, या ये रोगी से कहा जाता है कि आप उपलब्ध कराएं? सर मैंने पहले ही बोला कि जो आपका 3rd स्टेज के ऊपर का ट्रीटमेंट है ना, वो जो है प्राइवेटली प्रैक्टिस किया होगा, टेलीफोनिक मतलब कन्वर्सेशन के थ्रू दिया होगा, और मोस्टली अपने रिलेटिव्स या जान पहचान के लोगों में दिया हुआ ट्रीटमेंट है। ओके ओके। विनीश जी, आपके पास कुछ सवाल हो या आपके अपने कुछ, तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए। सबसे पहले तो मैं योगेश सर का और मानसी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आयुर्वेद विश्व आयुर्वेद परिवार की तरफ से। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन था और बहुत ही क्लियर कट इन्होंने प्रेजेंट किया। और सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद के जो शास्त्रोक्त अपने शास्त्र कहते हैं, जैसे उन्होंने फाइब्रोसिस को जो है कहीं ना कहीं उरा शुष्कता जो बताई है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आई ओपनर है। और ये शब्द अभी तक हमने नहीं सुना था, और ये बहुत अच्छा है कि इसमें दशमूल आदि घृत और तेजस्वर्ण आदि घृत के बारे में उन्होंने बताया है, और हमें कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिस में लेना चाहिए। और दूसरी चीज सर ये है कि जैसे हाई ग्रेड फीवर में कोई जैसे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 104 में क्या कुछ चिकित्सा इस तरह से, क्योंकि जो औषधियां वहां थी तो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं हो सकता है सुन ना पाया हूँ। बिल्कुल विनीश जी क्या कहते हैं, और हाई ग्रेड फीवर हमने बहुत सारे मैनेज किए हैं। और ये सवाल बड़ा अच्छा है। हमने जो प्रिकॉशनली क्या कहते हैं, नॉर्मली कोविड के केसेस में क्या है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा वो ये रहा कि जो हम लोग नॉर्मली डोज यूज करते हैं है ना, उससे डबल डोज में हमें दवाइयां देनी पड़ती है। जैसे स्वर्ण बसंत मालती नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं तो 1 गोली दिन के 3 बार देते हैं, ठीक हो जाता है। बट यहाँ पे 2 गोली दिन के 3 बार देनी पड़ी। फीफा ट्रॉल जो है वो बड़ी हमारी रिलायबल मेडिसिन रही, और हम लोग उसे कई बार 8-8 गोली 10 गोली भी क्या कहते हैं दिन में यूज करते रहे। गोदंती भस्म जो है हम लोग नॉर्मली जो है वो 500 mg भी यूज करते हैं, तो कई बार 750 या 1 ग्राम की डोज में हमें यूज करना पड़ा। और जो क्या बोलते हैं आनंद भैरव रस जो है वो मतलब मोस्टली जो मैंने यूज किया, क्योंकि नॉर्मली श्वासोच्छ्वास के साथ में जो है ज्वर होता है, तो आनंद भैरव रस वो बड़ा अच्छा रहा। और मैंने बताया कि आनंद भैरव रस हमने यूज तो 250 mg की डोज में किया, लेकिन
पल्स रेट मॉनिटर करते हुए और 4 से 5 बार भी दिन में यूज किया। कई बार 4-4 घंटे पे हमने आनंद धरोरस, गोदंती, साथ में टक्कड़ और सीतोपलादी दिया हुआ है। और इसके ये होता है, मान लीजिए 104 डिग्री आज का टेम्परेचर है, तो मतलब इट डिडंट ड्रॉप बाय द क्राइसिस कि अचानक से गिर गया फीवर, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। बल्कि 104 तो नहीं, 103 तक मैंने मैक्सिमम देखा। 103 से 102, फिर 101, फिर 100 पे आके रुक गया, 2-3 दिन तक रुका रहा। उसके बाद फिर ड्रॉप हुआ तो 99 हुआ, और फिर 98, फिर 96 हुआ, तब हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं अब फीवर नहीं आएगा। तो 6-7 दिन का प्रोसीजर जरूर रहा, बट हाँ, हम उस एक चीज और ध्यान देने की बात थी कि जब हम ये सारा कर रहे थे फीवर के लिए, तो उस दौरान हमारा जो फोकस था दैट वाज ऑन द हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट, कि वो नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है डिहाइड्रेट हो जाए। तो हमने बताया बुधक आंवला की यूज जो है वो हमारा बहुत अच्छा हथियार रहा। कि आप जो है खासतौर पे जिनको घर में एडवाइस किया, उनको बोला कि आप उसको बना के रख लीजिए और जब भी प्यास लगती है पीते रहिए। एक और सर चीज हमने यूज की है नॉर्मली पेशेंट्स पे, और दैट इज द लवंगोदक। कि जब भी क्या कहते हैं प्यास लगे तो आप लवंग का उबाला हुआ पानी लीजिए। तो उससे 2 चीजें हो रही थी, एक तो क्या कहते हैं श्रोतोशोधन हो रहा था, दीपक पाचन हो रहा था, गले को आराम मिल रहा था, और प्लस क्या कहते हैं मतलब जड़ उतर रहा था। तो ये रही। तो बेसिकली आनंद भैरव रस, संजीवनी, गोदंती, सीतोपलादी के अराउंड वो पूरा करके, और फीफाट्रॉल दे करके, जहां फीफाट्रॉल नहीं मिली वहां पे महासुदर्शन घरवटी 2 के। और एक चीज और बताऊं मैं क्या कहते हैं, जब गिलोय ऐसे केसेस में हमने यूज की, गिलोय घरवटी, तो वहां पे हमने 1 ग्राम की डोज भी यूज की है। मतलब अगर मतलब 2 गोली नॉर्मली हम लोग देते हैं, तो 3 गोलियां पूछ लेते थे कितने ग्राम की गोली मिल रही है आपने, कितने एमजी की, तो उस हिसाब से 1 ग्राम से ऊपर की डोज हमेशा गिलोय की यूज करते रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन भर में हमने 3 ग्राम से ज्यादा गिलोय घरवटी यूज की है। सर मेरा अपना अनुभव रहा है, या जो भी अभी स्पीकर्स आए हैं उनका अनुभव रहा है कि हाई ग्रेड फीवर में जैसे जयमंगल रस, वृहत कस्तूरी भैरव रस, विषम जलांतक रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, इनके बिना जो है, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि इनके बिना थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लेना 103, 104 को मुश्किल हो रहा है। तो आपका अनुभव सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बिना उसके जो है आप अनुभव ले रहे हैं। हाँ नहीं सर, स्वर्ण बसंत मालती सर हमने यूज किया हुआ है। स्वर्ण बसंत मालती जो है वो इसके साथ में रहा है। जी सर, जी सर। हाँ, लेकिन जयमंगल नहीं यूज किया है। विषम पुष्पक जोरातक जो है वो जरूर 1-2 पेशेंट में किया है, बट मोस्टली भी रिलाइड ऑन द स्वर्ण बसंत मालती रस। हमारी अपनी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि अगर स्वर्ण बसंत मालती रस और आनंद भैरव का योग फेल होगा, तब वी विल स्विच ओवर टू द जयमंगल रस एंड अदर मेडिसिन। जी सर, और ये फेल नहीं हुआ। जी सर, जी सर, जी। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि अभी तक हम लोग इन्हीं चारों रस से जो है कहीं ना कहीं फीवर को नीचे 104, 103 में लेकर के आए थे। और आनंद भैरव रस और अगर स्वर्ण बसंत मालती से अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है सर ना, क्योंकि विनीत वैसे जी, भी कहा गया है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस अभी याद आया। तो जो फिफाट्रोल और जूफेक्स फोर्ट, ये राइट पांडे जी का एक पेट फॉर्मुलेशन है, जो कम से कम मैंने 10 रोगियों में प्रारंभिक अवस्था में जैसा ही हल्का सा उनको बुखार रहा, तो वो जो पुड़िया वाला शुद्ध टंकण गोदंती, उसके साथ में फीफाट्रोल और जूफेक्स, तो ये बहुत अच्छा इनका अनुभव हम लोगों ने भी शेयर किया है कई जगह। जी विनेश जी। जी सर। एक बार बार हर लेक्चर में एक क्वेश्चन उठ रहा है, वो यहाँ भी उठ रहा है। हाँ, म्यूकरमाइकोसिस जो है, तो इस पे अगर कुछ अनुभव हो तो। सर अभी तक तो कोई केस आया नहीं है ना? तो क्योंकि नए केसेस है, तो वी आर स्टिल इन स्टेज ऑफ द क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस। और बांसी का भी क्या कहते हैं 2-3 दिन पहले ये सवाल था, आपने भी शायद पूछा था कि क्या कहते हैं ये जो है मतलब कैसे कंट्रोल होगा। तो सवेरे सवेरे हाँ, डॉक्टर सुनैना मेरी वाइफ है, वो भी ये पूछ रही थी कि फंगल माइकोसिस ये जो आ रही है कैसे होगी। तो मैंने कहा देखो, आयुर्वेद में बीमारी तो कोई भी हो, है ना, चिकित्सा के 2 बेसिक चीजें हैं, है ना। 3 मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 बेसिक लॉ है। एक तो है लॉ ऑफ द प्रोक्सिमिटी, और दूसरा है लॉ ऑफ द एंटागोनिज्म, है ना। मतलब सामान्य विशेष का सिद्धांत है और सामीप्यता का सिद्धांत है। तो बीमारी आपकी कोई भी होगी, कहाँ पे हो रही, अधिष्ठान क्या है, एक तो अधिष्ठान की चिकित्सा होगी, और जो दोष के लक्षण पैदा हो रहे होंगे उस दोष के हिसाब से चिकित्सा होगी। तो बेसिकली ये डिपेंड करेगा कि मोस्टली कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है,
और उसके लिए चिकित्सा की जाएगी। हेलो हाँ जी। सर, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा मेरा विचार जो म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर है, वो सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो हो सकता है मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कृमि की चिकित्सा अगर हम यहाँ करते हैं, जैसे मैंने सोचा था, अभी गुजरात में भी हमने अपने मित्रों को बताया है, वहाँ पेशेंट उनके पास है, तो अगर उस केस में जैसे हमने त्रिकटु, तीक्ष्ण जो है नस्य, प्रधमन नस्य और साथ में सिरीस और विडंग, ये तीनों मिला करके, और जैसे नोज में जो है हमारा स्फिनाइड साइनस में यहाँ पे है, अगर तो इस केस में अगर तीक्ष्ण नस्य दें और साथ में अगर कृमिक की चिकित्सा करें, क्योंकि ये माइकोसिस फंगस है और जितने भी फंगस वायरस जितनी भी चीजें हैं हमारा सब कृमि में आती हैं, और जहां हम प्रकृति विघात, जैसे हम धूपन से भी प्रकृति विघात, चरक चिकित्सा में विमान स्थान में भी कहा गया है सर कि आप म्यूट हो गए विनीश जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। क्योंकि सर चरक जो है विमान स्थान में भी कहा गया है कृमि की चिकित्सा में कि निदान प्रयोजन अपकर्षण और ये प्रकृति विघात, तो अगर प्रकृति विघात के लिए अगर हम तीक्ष्ण नस देते हैं उसको, अगर वो हमारा नोज के एरिया में है, तो कहीं ना कहीं उससे और साथ में अगर कृमि की चिकित्सा करते हैं तो मुझे लगता है रिजल्ट आना चाहिए। अभी तक मेरे कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन सिद्धांत के रूप में मैं थोड़ा सा अपने अनुभव को शेयर कर सकता हूँ। सर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो है पोस्ट कोविड में अगर अनिद्रा का है अगर पेशेंट, तो उसको क्या हम ट्रीटमेंट देंगे सर? तो भाई आप ये समझिए, उसको पोस्ट कोविड अनिद्रा आप मत कहिए, अनिद्रा कहिए, है ना। तो अनिद्रा का जो आपका सामान्य प्रोटोकॉल है वही रहेगा, है ना। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कोविड के कारण से अनिद्रा हुई है तो फिर हमारा कुछ प्रोटोकॉल बदल जाएगा। और जो अभी बादशी ने अपने श्लोक में एक चीज बड़ी अच्छी से शेयर की थी कि प्रायः प्रशमेयोचा, है ना। तो वह सारे उपाय जिससे आपका मन प्रसन्न होता है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, है ना, वो सारे ले सकते हैं। अनिद्रा का जैसे हम लोग चिकित्सा करते हैं, सरगंधा, जटामासी, अश्वगंधा, शतपुष्पी, गिलोय, है ना, इनकी प्रिपरेशंस करते हैं। तो इस कंपोजिशन के साथ कोई दवाई यूज कर, हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो एक घृत का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, क्योंकि लगातार ज्वर रहने से, लगातार श्वास रहने से जो है शरीर में रुक्षता बहुत सारी होती है, तो स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप होता है, तो निद्रा नाश उसमें हो सकता है। तो पोस्ट कोविड के मैनेजमेंट में ही घृत लाइए, क्योंकि जो है जीर्ण जो मतलब जो ज्वर का चिकित्सा क्रम है उसमें भी है कि क्या कहते हैं, जीर्ण ज्वर में के बाद जो है घृतपान कराना चाहिए। तो अगर आप प्रकृति स्थापन करना चाहते हैं ज्वर के बाद जो है और श्वास के बाद, तो उसमें घृत बहुत जरूरी है। तो अब उसकी प्रकृति के हिसाब से आप चुन लीजिए कि जो है ब्राह्मी घृत है, आप जैसे अनिद्रा हो रहा है तो आप ब्राह्मी घृत दे दीजिए, है ना। सरस्वत घृत यूज कर सकते हैं, ब्राह्मी रसायन यूज कर सकते हैं, तो बट घृत जरूर दीजिए और दूध दीजिए, है ना। दूध में रोगन बादाम मिला के दीजिए, तो जो रुक्षता के कारण से कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक होगा और निद्रा वाली प्रॉब्लम भी ठीक होगी। वैसे तो योगेश पांडे जी का एक बड़ा फेमस इनका पेट वो है सरस्वतरिष्ट गोल्ड युग, और वैद्य रत्नम का है, और उसका मैंने काफी प्रयोग किया है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, और इनका बड़ा पेट फॉर्मुलेशन में एक वो औषध है। तो सर बहुत सारे लोग जो है मानस मित्र वटकम को भी बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट लेते हैं, हम लोग भी उससे काफी अच्छा रिजल्ट उसका मानस मित्र वटकम का ना सर। हाँ बिल्कुल, मानस मित्र भी अच्छा है। और सरस्वत का मैं और बताऊं, जो मैं उपयोग कराता हूँ वो दूध के अनुपात के साथ कराता हूँ। सरस्वत का जो है वो क्या कहते हैं दूध में प्रयोग कराते हैं, तो ज्यादा उसका फायदा होता है। एक बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आपसे भी पूछा जा रहा है, वो है पोस्ट कोविड वीकनेस के लिए, दौर्बल्य के लिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल जिसको हम सबको सामान्य रूप से दे सकें। अगर औषधि देखो, एक तो ये है क्या कहते हैं कि देखिए वीकनेस क्यों आ रही है वो समझना जरूरी है। मतलब अगर आप बिना समझे क्या कहते हैं इलाज करेंगे तो फिर मेरे हिसाब से क्या कहते हैं वो ठीक नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए कि ज्वर में आपके जो है रस का ह्रास होता है, रक्त का ह्रास होता है और ओज का ह्रास होता है। तो अब आपकी जो चिकित्सा होगी वो क्या कहते हैं इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द होगी। इवन ये नहीं, वीकनेस केवल वीकनेस नहीं होती है,
अगर आप पेशेंट से पूछेंगे तो उसको वीकनेस के साथ साथ माइल्ड फीवरिश फीलिंग भी होती है और डिस्निया और एक्सर्शन भी होता है ना। तो वो उसे वीकनेस के रूप में एक्सप्रेस करता है, बट जब आप उससे डीपली जाएंगे तो ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैंने फिर से कहा कि ये जो चिकित्सा है ये पूरा रसक्षय के अराउंड पांडु रोग के चिकित्सा क्रम के संदर्भ में जाएगा। तो एक तो जो मुदंग आमलकी यूज आपने ज्वर के टाइम पे शुरू किया था उसे बंद मत कीजिए। दूध और घृत जरूर उसमें डालिए, और अगर उसको मतलब आंतरुक्षता के कारण कब्जी है तो उसमें रोगन बादाम सीरी डालिए, या जो है घृत का प्रयोग कराइए। द्राक्षासो जो है वो बहुत मतलब काम वाली मेडिसिन है उसमें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स में प्रवाल पंचामृत जो है रस जो है वो क्या कहते हैं बड़ी उपयोगी औषधि है। और जो मेरा फेथ है, और अगर इसके बाद आप ये समझिए कि एज के हिसाब से अगर एक्सट्रीम वीकनेस है, एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव वीकनेस है, तो उस केस में फिर आप बड़ी दवाइयां यूज कर लीजिए। मतलब 7 दिन 10 दिन के लिए फिर आप उसे योगेंद्र रस खिला दीजिए, है ना, तो फिर काम बच जाएगा। और प्रवाल पंचामृत यूज करते हैं तो उसका भौतिक वाला यूज कीजिए, ज्यादा बढ़िया है ना। एक खरजूर मध है, मतलब जिसमें खरजूर गुड़ और द्राक्षा इसको बना करके पानक बनाते हैं। वो टेस्टी भी होता है और मतलब ज्वरहर भी है और ताकत भी देता है। सद्या संतर्पण योग है, वाग्भट के सद्या संतर्पण योग है, तो उन सभी को यूज कर सकते हैं। विनीत जी अनम्यूट हो जाओ, आप बार बार म्यूट हो जा रहे हो। नहीं, थैंक यू सर। और जो भी क्वेश्चंस थे मैंने पूछ लिए हैं सर। हाँ, बार बार एक डी डाइमर पर भी आ रहा है। हालांकि कई सवाल पहले पूछे गए, और मैं हमेशा कहता हूं कि पहले वक्ता को इतना स्थान दीजिए कि वो अपना वक्तव्य पूरा कर सके। तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो अपने आप में, जैसे आरंभ में ही हमारे बीच में दिल्ली से रीना अरोड़ा जी भी जुड़ी हुई रही हैं, तो उन्होंने अरिस्ट के विषय में पूछा था, तो मानसी ने अपनी चौथी पांचवी स्लाइड में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इसकी ब्यूटी यही रही कि जो स्कोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग था उसके आधार पर आपने अरिस्ट को क्लासिफाई किया। तो इसी तरीके से बाकी तो और इधर भी कुछ ना। हाँ, एक सवाल दोबारा पांडे जी पूछ रहे हैं बार बार कि क्या आप हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस इंडोर पेशेंट्स का रेगुलरली कराते रहे हैं क्या, और अगर उसमें कुछ डी डाइमर फेरेटीन या सीआरपी में कुछ चेंजेस हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज होती है, या जो आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल आपने लाक्षणिक रूप से रखा है उसके अनुसार होती है? सर मैं बताऊं क्या कहते हैं, हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। दैट मीन्स की जो दूसरी फैसिलिटीज है हमारी लैब वगैरह की वो पूरी तरह से बंद है ना। और गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से हमारा एक लेवल है कि उन्हीं पेशेंट्स को रख सकते हैं। तो जिन पेशेंट्स को हम अपने यहाँ पे ले रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर ले रहे हैं, उनमें हम पूरी तरह से लक्षणों के ऊपर डिपेंड करते हैं। आउटसाइड डिसीजन डॉक्टर का होता है। कई बार वो कम्युनिकेशन के रूम के थ्रू जो दूसरे बड़े लोग बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, उनसे सवाल जवाब करके उस हिसाब से हम तय करते हैं। ये एक हिस्सा है हमारी प्रैक्टिस का जो हम हॉस्पिटल में करते हैं। दूसरा हिस्सा जो है जो हम लोग अपने प्राइवेट उसमें करते हैं, जो है मतलब अपने मित्रों की चिकित्सा में करते हैं या समाज के लिए करते हैं, उसमें देखिए डी डाइमर या सीआरपी, ये मैं मतलब जिसको सबसे ज्यादा जरूरी इन्वेस्टिगेशन मानता हूँ वो है आपका एचआरसीटी, क्योंकि वो आपकी प्रोग्नोसिस तय करता है, राइट। डी डाइमर, IL-6, सीआरपी फिर भी ठीक है क्योंकि सस्ता और लगभग सब जगह हो जाता है, बट मुझे नहीं लगता है कि प्रोग्नोसिस तय करने में कोई बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप दवाइयां देते हो उतनी जितनी तेजी से वो बढ़ते हैं उतनी तेजी से घट जाते हैं। तो अपना प्रमाण प्रस्तुत करने की दृष्टि से ठीक है कि हम डी डाइमर भी करा ले, IL-6 भी करा ले, सीआरपी भी करा ले, बहुत सारे वो लोग LDH करा रहे हैं वो भी करा ले, है ना। बट जहां तक ट्रीटमेंट डिसीजन का सवाल है, मुझे लगता है सीआरपी और जो है HRCT का जो स्कोर है वो अपने आप में सफिशिएंट है आपके डिसीजन मेकिंग के लिए। और वो भी जब आपने मतलब डिजीज की स्टेज तय करनी है तब करा लीजिए, जिससे कि आपको प्रोग्नोस्टिकेट करने में कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज तो पेशेंट ठीक हो रहा है तो मतलब कोई मतलब नहीं है।
और मैं बताऊं क्या कहते हैं कि एक्चुअली ये ट्रैप्स है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एलोपैथी के ट्रैप्स है। हम आयुर्वेद के लोग ठीक है, जब जहां जरूरत है, पेशेंट उत्साही है, हम करा ले, अच्छी बात है, बट उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होना मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है। जी, कोई और क्वेश्चन है विनीत जी? सर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि पोस्ट कोविड में जो हमारा अभी भी SpO2 नॉर्मल यानी हाइपोक्सिया की कंडीशन अभी भी बनी हुई है, 92 93 बनी हुई है, घर पे भी आकर के बनी हुई है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए? कोई इशू नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, आप 90 ऑक्सीजन हॉस्पिटल में मेंटेन कर रहे थे, तो केवल आप डिस्चार्ज हो गए इसलिए अचानक से 95 नहीं हो जाएगा, है ना भाई। कल तक आप हॉस्पिटल में थे, आपकी जो भी लंग की कंडीशन थी, आप 90 92 मेंटेन कर रहे थे, और आप डिस्चार्ज हो गए इसलिए आप अपने आप को पोस्ट कोविड बोल रहे हो, है ना। आप घर आएंगे, ऐसा नहीं हो घर आ गए इसलिए 95 हो गए, वो तो कारण है नहीं। तो आपके लंग्स धीरे धीरे इन्फ्लेट करना शुरू करेंगे, और जैसे मानसी ने बताया कि अगर फाइब्रोटिक स्टेज में जाकर के कुछ परमानेंट एटिलेक्टेसिस हुई है, तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं उसको, मतलब मेकअप होने में टाइम लगेगा, है ना। और जब तक आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रॉपरली नहीं करेंगे, लंग को पूरा इन्फ्लेट नहीं करेंगे, स्टीम नहीं लेंगे, आपकी जो अंदर पैथोलॉजी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है, बल और ओज का संचय नहीं होता है, आप उसको प्रकृति स्थापन नहीं कर देते हैं, आप अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं करना शुरू कर देते हैं, अपना स्ट्रेस लेवल कम नहीं कर लेते हैं, तब तक रहेगा। और एज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी एज 80 के ऊपर है ना, तो मतलब वो है। बट अगर आप मान लीजिए 40-45 में है, तो मतलब आपका हॉस्पिटल के अंदर ही 95-96 हो जाता है। ये प्रॉब्लम नॉर्मली उन लोगों में है जिनका या तो एक्सटेंसिव लंग डैमेज है, या फिर क्या कहते हैं एज जो है वो मोस्टली 85 के ऊपर है। अदरवाइज ज्यादातर लोग कर ले रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर 92-93 आप मेंटेन कर रहे हैं तो डोंट वरी, है ना। थोड़ा स्ट्रेस कम कीजिए, अच्छे से अपने को हाइड्रेट रखिए, खाना टाइम से खाइए, और थोड़ा लग की ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हो जाएगा 95-96। थैंक यू सर। ठीक सर।